यही तो जीना है। और अगर फौज में ये जिंदगी है तो मुझे तो यही जिंदगी जीना है। आपको लड़ाई की तैयारी करवा रहे हैं कि आप लगा लीजिए लड़ाई चल रही है, आप लड़ाई के दौरान क्या करेंगे उसका रिएक्शन। और इंडियन आर्मी का एक ही मोटो है, हम लोग किसी भी चीज़ को डेंजरस नहीं सोचते हैं। जिस पोस्ट में था, तो मैं एक पोस्ट में था जो कि पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर दूर था। एंड वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बहुत कॉमन थी। मतलब ऐसा है कि सुबह वो आपसे और जनाब करके बात कर रहे हैं और रात को फायरिंग करते हैं। तो जस्ट सर्च लाइट घुमाए देखने के लिए कि सामने कुछ है कि नहीं है। जैसे ही घुमाए, अब सर्च लाइट है ना, सीधा सर्च लाइट पे फायर टक, और सर्च लाइट बंद। ये नहीं सिखाती है कि तुम्हारे बगल वाला, क्योंकि फौज में है नहीं, बगल वाला कंपटीशन नहीं है, बगल वाला साथी है। और बाकी हर इंडस्ट्री में हर जगह क्या है, बगल वाला कंपटीशन है। Then why left army? I left army because I told you I am a person of multiple passion। क्योंकि एक चीज फौज सिखाती है, अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो तो प्रिपेयर्ड होके जाइए। इस एक लाइफ में जो मुझे टैलेंट दिया गया है, जो चीज मैं कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मुझे करना चाहिए। फौज में मुझे लगा कि मुझे देश को सर्व करना चाहिए, तो मैंने दिल से किया। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में एक एक्टिंग का भी टैलेंट है और मुझे बहुत मन है वो करने का। आर्मी में मेजर रुद्रा, और फिर यहाँ पर आ गए। अच्छा, रुद्र मजूमदार, ठीक है, सीवी बगल रख दो। हम किरदारों में जीते हैं एक जिंदगी में कई किरदार मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये पंक्तियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, छोटी सी उम्र में अभी तक कई किरदार हो चुके हैं उनकी जिंदगी में। देश के लिए जी जान लगा चुके हैं और अपना पैशन भी अब फॉलो कर रहे हैं। जी हां, इस वक्त मेरे साथ आर्मी में मेजर तक की पोस्ट पर देश को सेवा दे चुके और मौजूदा वक्त में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद कर रहे मेजर रुद्राशीष हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका एनएफ न्यूज़ पर। थैंक यू रोहित। आपने कहा कि मैंने कई सारे किरदार प्ले कर लिया अपने लाइफ में। जैसे कि आपने कहा कि मैं पहले फौज में रह चुका था और अब अपने पैशन फॉलो कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कहा, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फौज भी मेरा एक पैशन था। मैं एक मल्टीपल पैशन वाला इंसान हूँ, जो कि मेरा सबसे पहला पैशन था, जो कि इंडिया में आई थिंक सब किसी का होता है, क्रिकेटर बनना। बिल्कुल। तो वो भी मेरा एक पैशन था। पर देख सकते हैं कि मैं क्रिकेट में इतना टैलेंटेड था कि आज के डेट में मैं क्रिकेटर तो नहीं हूँ। ठीक है, पर फौज में मैं मेहनत करके पहुंचा, क्योंकि मेरी स्कूलिंग हुई RIMC से और फिर मेरी ट्रेनिंग हुई नेशनल डिफेंस एकेडमी से। तो मैं हमेशा देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। तो जब मैंने देश के लिए कर लिया और 7 साल और 9 साल की ट्रेनिंग और 7 साल का सर्विस कर लिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में मेरे और भी कुछ पैशन है, जिसमें कि एक्टिंग था। बचपन में मुझे याद है, मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, एक बहुत फेमस मूवी है, उसमें एक लास्ट सीन होता है जहाँ शाहरुख खान जो है अपना एक फाइट सीन होता है जहाँ पे अपने पापा को बचाने के लिए करता है। तो मुझे याद है वो सीन में सॉस लगा के प्रैक्टिस करता था। मैं अपने आप को शाहरुख खान सोचता था तभी से, और सॉस लगा के मैं उसकी एक्टिंग सीन करता था। तो एक बार क्या हुआ कि सॉस जब ज़मीन पे गिरा हुआ था, तो मम्मी आई, तो मम्मी बोली कि यहाँ पे इतना चीटी क्यों है। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो सॉस लगा के गिरने पड़ने का एक्टिंग करता रहता है। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला कि बेटा बहुत बढ़िया है, करो, शाहरुख खान बनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉस की जगह पानी यूज़ करो। तब मैं जो है ब्लड पानी को इस्तेमाल करके मैं उसको ब्लड सोचता था और वो एक्टिंग करता था। तो ये पैशन मेरे में बचपन से था। बिल्कुल। तो मैंने 2 पैशन अचीव कर लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, फिर मुझे लोगों ने बताया कि आप बॉलीवुड में जा रहे हैं, आप किसी को जानते नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है, और ऐसी लाइफ छोड़ के जा रहे हो तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो बिल्कुल उस पूरी लाइफ पर आएंगे। शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से होती है जर्नी, और किस तरीके से आर्मी के लिए सोचते हैं? पढ़ाई लिखाई शुरू से बताइए एकदम विस्तार से। तो पहले तो मैं एक स्कूल ज्वाइन किया, जो कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो बेसिकली पूरे देश से 25, 26 या 29 जितने स्टेट है उतने ही बच्चे लेते हैं। क्योंकि
उनका एक ही चीज़ मानना है कि हम हर एक स्टेट से एक बच्चा लेंगे और अगर वो बच्चा उस स्टेट से क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो हम दूसरे स्टेट को वो सीट दे देंगे, क्योंकि ये पूरा ही स्कॉलरशिप पे होता है। तो आपका जो आरआईएमसी का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एनडीए का फीडर इंस्टीट्यूशन है। मतलब कहाँ है ये है देहरादून में। और हमारे स्कूल का काम ही है कि हम बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करें। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में भेजने के लिए ही, तैयारी करने के लिए ही ये स्कूल बनी गई है। और स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है कि साल में 2 बार बोर्ड्स कंडक्ट होता है। जैसा कि इंडिया का रिटर्न्स होता है आपका साल में 2 बार होता है, तो सेम ये उसी पैटर्न में चलता है। और इंडिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ ये पैटर्न फॉलो करा जाता है। तो ऑफ कोर्स मैं मतलब पढ़ाई में हमेशा से मीडियोकर था, बट पता नहीं क्यों जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आए हैं, अब लक बोलो या मेहनत बोलो, मैंने किसी तरह के तरीके से वो क्लियर किया है। तो खास करके मैंने आरआईएमसी क्लियर किया, आरआईएमसी ज्वाइन किया देहरादून में। तो सच बताऊंगा कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था फौज में जाने का। मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मुझे फौज में ही जाना है, मैं फौज के लिए बहुत पैशनेट हूँ। ऐसा मैं देखता हूँ कि आजकल के यंग बच्चों में ये पैशन है। मैं सच बोलूँ तो मैं आरआईएमसी गया, आरआईएमसी में जाने के बाद देखा कि सभी सीनियर एनडीए जाते हैं, तो मुझे और कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, एनडीए का एग्ज़ाम दे देते हैं। दे दिया आरआईएमसी में 5 साल करने के बाद, वो भी क्लियर हो गया। पर जब मैं एनडीए पहुंचा तब मेरे में वो जुनून आया कि हाँ, फौज में ही रहना है, फौज के लिए कुछ करना है। क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि देश के लिए अगर कुछ करना है ना, तो इससे बेस्ट, यूनिफॉर्म से बेस्ट तरीका तो कुछ है नहीं। मैं हमेशा से चाहता था, अपने आप को इमेजिन करता था कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूंगा। तो मैं बचपन में भी क्रिकेट खेलता था एंड बहुत अच्छा था मैं कोलकाता, मतलब मैं वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा कर रहा था क्रिकेट में। बट यंग एज में आरआईएमसी जाने के कारण मेरा क्रिकेट छूट जाता है। मतलब मैंने क्रिकेट खेला बट वो छूट गया। तो मैं इमेजिन करता था कि एक दिन मैं इंडिया टीम का कैप्टन बनूंगा और मैं रिप्रेजेंट करूंगा और वो इंडियन फ्लैग लहरा रहा होगा और मैं इंटरव्यू दूंगा कि कि मैं देश के लिए क्या। लेकिन उससे बड़ी भी जिम्मेदारी आ गई, क्रिकेट से बड़ी जिम्मेदारी आ गई, वर्दी आ गई, मेजर का पोस्ट, भारत का तिरंगा सबसे ऊपर रखना है, वो भी सामने दुश्मन है। बिल्कुल, मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं सोच रहा था ये सबको, वो भी मतलब हर एक स्पोर्ट्समैन, हर एक तरीके से, आप मैं बताऊंगा आज के डेट में देश बोलो आप, मतलब पॉलिटिशियन बोलो, डॉक्टर्स बोलो, कुछ भी बोलो, हर प्रोफेशन देश को रिप्रेजेंट ही कर रहा है और वो देश के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मैं ये चीज़ मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन से आप देश के लिए कर रहे हो, बट डायरेक्टली देश के सिक्योरिटी का जिम्मेदारी लेना, आई डोंट थिंक उससे बड़ा देश सेवा तो हो सकता है। तो मैंने सोचा कि अब ये मौका अगर मिल रहा है तो ये तो जाने नहीं दे सकता। और खास करके मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं ना बचपन से बहुत शरारती और बदमाश किस्म का बच्चा था। अभी भी है। अभी भी हूँ, ठीक है, अभी भी हूँ, बिल्कुल हूँ, और अभी भी मैं बहुत बदमाशी करता हूँ। तो मेरे को मतलब एकदम से हुआ कि ये बहुत टफ है। जब मैं इंडिया पहुंचा ना, मैंने देखा ट्रेनिंग, मुझे समझ में आया कि ये सिंपल नहीं है। यहाँ लोग भागना चाहते हैं यहाँ से। ये कैसा है ट्रेनिंग, मतलब ना दिन है ना रात है, बस ट्रेनिंग चल रही है, ना सोने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, सब कुछ डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन उस स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग में भी कुछ स्ट्रक्चर्ड नहीं है। कोई भी कभी भी बुला ले रहा है, मुझे ये नहीं पता कि अगले पल मेरे साथ क्या होने वाला है। तो बदमाश बच्चा होने के नाते मुझे वो बहुत मजा आया कि ये तो करना है, यही तो जिंदगी है, यही तो जीना है। और अगर फौज में ये जिंदगी है तो मुझे तो यही जिंदगी जीना है। तो ट्रेनिंग कैसी होती थी, मतलब टफ कितनी है? ट्रेनिंग ऐसी टफ होती थी कि लगा लीजिए हम लोगों का एक कैंप होता है। मैं जब भी बच्चों से बात करता हूँ बाहर कि आपने कैंप किया, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग समर कैंप गए, विंटर कैंप गए, वहाँ पे रुके, नज़ारा देखा, बढ़िया मज़ा आया। तो एनडीए में भी बोला कि आप लोगों का कैंप होगा, हम भी खुश कि चलो यार कैंप जाएंगे। पर ये नहीं बोला कि उस कैंप में क्या होगा। उस कैंप में ले जाके आपको अगर 6 दिन का कैंप में ले जा रहे हैं तो उस 6 दिन में मुश्किल से 8 से 10 घंटा सोने देते हैं। बाकी पूरे टाइम आपको लड़ाई की तैयारी करवा रहे हैं कि आप लगा लीजिए लड़ाई चल रही है, आप लड़ाई के दौरान क्या करेंगे उसका रिएक्शन। ना सोने को मिल रहा है, ना ढंग से खाने को मिल रहा है। और जब सोने को नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, जब आपको लग रहा है कि अब मैं थोड़ा सो लूँ, उस टाइम बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं, 10 से 12 घंटे दौड़ना है, पिट्ठू उठाओ, राइफल उठाओ, दौड़ो। तो ये होता है हमारा कैंप, ये होता है हमारी ट्रेनिंग। कभी भी, और क्या कर रहे हैं, जो हमें ट्रेनिंग करा रहे हैं ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते थे
कोई आया 2 घंटा, आके खूब पनिशमेंट दिया, खूब देर तक क्लासेस कराई, दौड़ाया उड़ाया, वो अफसर चले गए थोड़ा सा रेस्ट करने, दूसरा आ गया। वो लोग रोटेशन में रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कैडेट्स, उनको बिल्कुल ही रेस्ट नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हमें प्रिपेयर करा जा रहा है कि आपको रियलाइज होता है कि इंसान का जो बॉडी है ना, वो कुछ भी कर सकता है, और इंसान का जो माइंड है वो कुछ भी कर सकता है। मतलब बॉर्डर से पे भेजने से पहले यहीं पे इतना मजबूत कर देते हैं। हाँ, उनका यही मानना है कि हम फौजी हमेशा लाइफ क्यों जीते हैं। आप बोलते हो ना, मुझे लगता है कि सब में ये मानना है कि फौजी खुल के लाइफ जीता है। वो इसलिए जीता है क्योंकि आज के डेट में आधे बच्चे मैं देखता हूँ ये सोचते हैं कि यार मेरे पास्ट में ये हुआ था, अब मैं क्या करूँगा, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, सोच के डर रहे हैं। हमें पता नहीं 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, तो हमें अगर आधे घंटे की भी नींद मिलती है ना, तो हम सो लेते हैं कि देखो आधे घंटे के बाद कोई सोने देगा कि नहीं देगा, खाना खाने देगा कि नहीं देगा, पता नहीं, अभी कर लो। तो हम उस मोमेंट को पूरा जीते हैं। तो ये हमारे ट्रेनिंग से मिला है कि आपको अनसर्टेनिटी, ट्रेनिंग में अनसर्टेनिटी है। अब पूरे दिन सुबह सोचिए, हम लोग, मैं फर्स्ट टर्म में ज्वाइन किया इंडिया, 4 बजे जग गया, 4 बजे जग के बाथरूम करके अपना पूरा फ्रेश होके सुबह 5:30 बजे हमारी 5 बजे प्री फॉल इन होती है, 5:30 बजे फॉल इन होती है। फिर हम लोग 6 बजे निकल जाते हैं पीटी करने, पीटी ड्रिल जो भी है करने निकल गए। उसके बाद लौटे, ब्रेकफास्ट गए, ये मैं आपको ऑफिशियल रूटीन बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट गए, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद क्लासेस गए, क्लासेस से 1:30 बजे लौटे। उसके बाद एक टाइम होता है कि 2 बजे तक आपको ऑर्डर बताया जाता है कि शाम को क्या होगा। फिर 2 से 3 का रेस्ट टाइम होता है। 3 बजे हम लोग गेम्स चले गए, 3 साढ़े 3 गेम्स खेल के 5:30 बजे लौटे। फिर उसके बाद हम लोगों का हो गया कि 5:30 बजे लौटने के बाद स्टडी पीरियड, 6 से 8 बजे तक स्टडी पीरियड, 8 बजे चले गए डिनर किया, 9 साढ़े 9 लौटे। उसके बाद 10:30 बजे आपका लाइट्स आउट। ठीक है, ये है आपका रूटीन। सुनने में टफ है, बढ़िया है, बट कोई ये नहीं बता रहा है कि क्लासेस जो है, हम एक क्लास एनडीए में, एक क्लास अगर मेरा नोएडा सेक्टर 18 में है, आपके यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ नोएडा सेक्टर 10, मेरा दूसरा क्लास सेक्टर 18 में है, और वहाँ मुझे दौड़ के जाना है अगला क्लास। फिर अगला क्लास सेक्टर 22 में, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं दौड़ता ही जा रहा हूँ हर क्लास के बीच में। ये कोई नहीं बता रहा है कि वो रेस्ट पीरियड में लोगों को पीटी कराया जा रहा है। वो भी ट्रेनिंग का प्रोसेस है। रात को 9:30 से 10:30 जब हम लौटते हैं डिनर करके, 9:30 से 10:30 डिनर के बाद पीटी हो रहा है। लोगों को ट्रेनिंग कराया जा रहा है कि तुम रास्ते में कमजोर हो, तुम दौड़ने में कमजोर हो, तुम दौड़ने जाओ, तुम रास्ते में कमजोर हो, तुम रास्ता करो। और 10:30 बजे जब लाइट्स आउट हो गया, आज के डेट में थोड़ा ट्रेनिंग ऑफिशियल हो गया, बट एटलीस्ट हमारे टाइम में ऐसा था, 10:30 बजे सीनियर फिर बुलाते थे कि आज तुमने ये गलती करा है तो तुमको 12:30-1 बजे तक इस बात की सजा मिली जाएगी। तो जिस तरीके की लाइफ होती है कमांडो की, फिर उसके बाद जब वो बॉर्डर पर पहुंचता है तो उसके दिमाग में फिर एक ही चीज़ होता है कि भाई सब कुछ तो झेल लिया है, अब उससे टफ कुछ नहीं था, इन दुश्मनों का क्या है, इनको तो निपटा ही देंगे। ये सब सोचते हैं आप लोग? हम लोगों को सोचने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फौज में एक बहुत बढ़िया चीज़ पूछी थी मेरे सीनियर ने। जब सीनियर ने मुझे बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैंने बोला सर आई थिंक। तो उसने एक ही चीज़ बोला, सो यू वांट टू थिंक। अब तुम सोच भी रहे हो, तुम्हें बताया गया तुम करो, तो हमारे लिए क्लियर है, जो आदेश मिलेगा वो करा जाएगा। तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि हम लोग जब पहुंचते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। फौज में सबसे बढ़िया चीज़ ये सिखाया जाता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कारगिल की लड़ाई देख लीजिए, अगर आप उस एरिया में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक नॉर्मल आदमी वो पहाड़ नहीं चढ़ सकता। चढ़ने के लिए कितना ताकत चाहिए, पर ऊपर से दुश्मन गोली बरसा रहा है, और फिर भी हर एक इंसान ये बिलीव करना, हर एक सोल्जर का ये बिलीव करना कि हम वहाँ पहुँचेंगे और हम वो पोस्ट कैप्चर करेंगे, वो इसीलिए क्योंकि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग ऐसी है। वो गिव अप नहीं करते, उनको पता है कि अगर मुझे बोला गया है तो मैं करूँगा। तो ये हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। हमेशा रहता है कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर हमेशा। और ये तो है कि मतलब हम लोगों को करने के बाद जब हम कर लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये तो कर लिया, अब क्या और कुछ टफ दो, कुछ तो दो, हम करेंगे। तो हम हमेशा रेडी रहते हैं। ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके का ऑपरेशन, कितने टफ? ऑपरेशंस आपके बहुत होते हैं। एक तो आपका पहले जैसे कि वॉर हो गया, अब इंडियन आर्मी बहुत सारे रोल्स में ऑपरेट करती है। एक आपका काउंटर इंसर्जेंसी हो गया, एक काउंटर टेररिज्म हो गया। तो बेसिकली टेररिज्म जो मेनली है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, इंसर्जेंसी जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में है।
तो ये इंसर्जेंसी और टेररिज्म में डिफरेंस ये है कि टेररिज्म जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा प्रभावित है, और इंसर्जेंसी मतलब कि आप लगा लीजिए लोकल्स जो है वो टर्न अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, तो वो इंसर्जेंट्स में आते हैं। तो इंडियन आर्मी ये सारे रोल्स प्ले करती है, प्लस आपका बॉर्डर का सिक्योरिटी, जो एलसी में बैठना, लाइन ऑफ कंट्रोल में रहना, एलएसी में बैठना, तो ये सारे रोल्स इंडियन आर्मी प्ले करती है। और इसी तरीके का ऑपरेशंस होता है। अगर टेररिज्म है तो आप जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को कैसे फाइट करेंगे, क्योंकि वो एक अलग तरीके का ऑपरेशन हो जाएगा। उसके लिए आपको राष्ट्रीय राइफल्स है, फिर इंसर्जेंसी के लिए आपके असम राइफल्स बनाया गया। तो ये अब अपने लैंड के अंदर ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सिविलियंस इन्वॉल्व होते हैं। और इंडियन आर्मी का एक ही मोटो है, चाहे एक टेररिस्ट बच जाए लेकिन एक सिविलियन को नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब बाहर की लड़ाइयाँ होती है तो वॉर में तो आपने देखा ही है कि इंडियन आर्मी हैज़ बीन हाईली सक्सेसफुल। और इसके अलावा यूएन में भी, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है जहाँ पे इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, तो वो एक अलग किस्म का ऑपरेशन हो जाता है। तो दीज आर द काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो इंडियन आर्मी अभी संभाल रही है। तो कैसी सुविधाएं आप लोगों को मिलती हैं? सुविधाएं ड्यूरिंग ऑपरेशंस? नहीं, पूरे मतलब पूरे लाइफ में। हाँ, लाइफ में तो बढ़िया सुविधाएं तो मिलती हैं। एक तो आप किसी भी कैंटोनमेंट में चले जाइए तो वहाँ इंडियन आर्मी की सबसे बढ़िया चीज़ है कि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो नहीं मिलती हो। चाहे आप वहाँ पे टेनिस कोर्ट बता दीजिए, कोई ग्राउंड बता दीजिए, स्विमिंग बता दीजिए, जिमिंग बता दीजिए, फैसिलिटी, वो सारे जो एक टॉप क्लास जगह में होना चाहिए, मतलब एक कैंटोनमेंट में होना चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और इन फैसिलिटीज़ की एक बहुत खास बात है, ये फैसिलिटीज़ सिर्फ होती है दिखती नहीं नहीं, यूज नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते, समय नहीं मिलता, दिखती है केवल, यूज नहीं कर पाते। हाँ, वो इसीलिए जो परिवार वाले हैं ना, जो अगर पीस स्टेशन में है तो परिवार वाले उसका बिल्कुल यूज कर पाते हैं, वो लोग उसका मजे ले पाते हैं। बट मैं सही बताऊं तो मेरे सर्विस के दौरान मुझे नहीं लगता एक ऑफिसर या जो सोल्जर है वो उस फैसिलिटीज को ज्यादा यूज कर पाता है। बट डेफिनेटली वो रिक्वायर्ड इसीलिए भी है कि जब वो ब्रेक मिलता है वो आपको कहीं ना आपके मेंटली आपको इतना चैलेंजिंग हो जाता है एक सर्विस, क्योंकि अगर आप सर्विस कर रहे हैं, अगर आप फील्ड में हैं तो आप ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड है, क्योंकि आपका स्लीप साइकिल नहीं होता, स्लीपिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्लीप साइकिल नहीं होता है, फूड साइकिल चेंज हो जाता है, दिन में एक बार खा रहे हो सकता है कुछ घंटे तक ऑफिसर्स ऑपरेशन में जा रहे हैं, जवान ऑपरेशंस में जा रहे हैं, वो खाना ही नहीं खा रहे, बिना खाए ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे भी ऑपरेशंस है जहाँ पे लोग एक ही जगह बैठे हुए हैं, वहीं पे लैट्रिन कर रहे हैं, वहीं पे टॉयलेट कर रहे हैं, उठ के भी नहीं जा रहे हैं। तो ये स्पेशल फोर्सेस जो काम करती है, इनके पास ऐसी दुविधाओं से वो जाते हैं, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो वहीं पे वॉशरूम कर रहे हैं, वहीं पे बाथरूम कर रहे हैं, वहीं पे रह रहे हैं, खाना भी इसलिए नहीं खा रहे हैं कि ताकि बाथरूम आए, ठंड में बैठे हुए हैं, ठंड में लेटे हुए हैं ज़मीन पे। तो बहुत ही टफ कंडीशंस होती हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप पीस में लौट के आते हैं, आपको वो फैसिलिटीज़ अवेल करने को मिले ना मिले, लेकिन जब वो 5 दिन, अगर आप साल में उसको 10 दिन भी यूज़ कर पा रहे हैं ना, वो इतना बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। क्योंकि मुझे याद है कि अगर बहुत हम लोग थक जाते हैं, मेंटली फटीग हो जाता है, वही एक जाके फौजी को इतना ही चाहिए कि वो 30 मिनट का एक बास्केटबॉल गेम खेल लिया, वो फिर से अगले 1 महीने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए फौज को इतनी फैसिलिटीज़ दी जाती है और देना भी चाहिए, क्योंकि वो मेंटल फटीग जो है वो दूसरे लोग शायद नहीं समझ पाएंगे जब तक वो उस रूटीन से ना जाए। तो ये कह सकते हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है। फिर हमें कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती है। कैंटीन तो सबको पता है। हाँ, बिल्कुल। जब भी छुट्टी आता हूँ सबका फेवरेट हो जाता हूँ। ये एक फौजी का मोटो होता है, क्योंकि आते ही उनको सबसे पहले पूछा जाता है कि मैं कितनी बोतल ले सकता हूँ। बट अदर देन दैट आई थिंक वो एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है जो फौज को दी जा रही है, क्योंकि आपको फिर क्या है ना कि कैंटोनमेंट से बाहर नहीं जाना पड़ता है। अच्छा, अब आपकी सरकार में ये भी हो गया कि मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस है, आप लोगों की चीज़ें मेक इन इंडिया ज़्यादा मिलती हैं। करेक्ट। अभी फिलहाल तो जैसे कि मेनली लिकर में मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कैंटीन तो गया नहीं हूँ फौज छोड़ने के बाद, बट लिकर का थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता ही है फौजियों को, अपडेट हम होते रहते हैं। तो ज़रूर ये बताऊंगा कि पहले हर किस्म का लिकर आता था, अब ओनली इंडियन मेड लिकर आता है। शायद ये इंडियन बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन हम फौजी तो थोड़े मतलब दुखी हैं। पहले बढ़िया ब्रांड मिल जाता था, अब नहीं मिलता है। तो बस यही कहूँगा मैं। वेपन्स कैसे यूज़ करते हैं आप लोग? वेपन्स कैसे नाम तो मैं नहीं जानना चाहूँगा, रिवील नहीं करना है, लेकिन वेपन्स कैसे यूज़ करते हैं?
देखिए, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे, अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो आपके पास पर्सनली कोई वेपन नहीं दिया जाता है, तो आप उस वेपन को एक कॉमन जगह पे रहते हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ रखते हैं, वो आप कॉमन जगह पे रखते हैं और वहाँ से आप यूज़ करते हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग के दौरान आप जब फायरिंग करते हैं तब यूज़ करते हैं। फायरिंग कंपटीशन होता है, बहुत कुछ होता है, फायरिंग आपके प्रैक्टिसेस होते हैं, हर मंथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपकी ट्रेनिंग पे ही फोकस रहती है, तो वो यूज़ होता है। लेकिन जब आप स्पेशली किसी जगह पे ऑपरेशन के लिए है, जैसे कि आप जम्मू एंड कश्मीर में हैं, आप एलजी में बैठे हुए हैं, वो वेपन इज़ लाइक योर वाइफ। जितना आप उसका ख्याल रखेंगे वही उतना आपका वो ख्याल रखेगी। और आप उसको अपने साथ रखते हैं, आप उसको अपने साथ रख के सोते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले मिनट में आपका क्या आदेश होगा। और ये भी हो सकता है कि सोते सोते आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप एलसी में हैं, इन्फिल्ट्रेशन, अचानक आपको, आप सो रहे हैं, ऐसा हुआ है बहुत बार कि हम लोगों का क्या होता है ना कि स्लीपिंग साइकिल इसीलिए बदल जाता है क्योंकि रात का टाइम सबसे वल्नरेबल होता है। तो आप शाम से लेके सुबह तक जगे हुए हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो, अचानक आपने सोचा थोड़ा सा सुबह रेस्ट कर लो, अब एक्सपेक्ट नहीं किया, सुबह क्लाउडी वेदर है, कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ है, फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो तब आपको ये नहीं है कि मेरा वेपन कहाँ है, आपको पता है मेरा वेपन यहाँ है, आप उठाओ सीधा अपने ड्यूटी पे। पूरी नींद में भी नींद में आपको पता है कि फौजियों के पॉइंट लिए कहाँ है, कैसे मारना है। बिल्कुल, प्रैक्टिस ही इतनी करा दी जाती है, फौजियों को जरूरत ही नहीं पड़ता है कि मैं अवेयर हूँ क्या चल रहा है, क्या पता करूँ, नहीं, मुझे पता है कि दुश्मन किधर है, अपने लड़के किधर है, ट्रेनिंग है कि इससे आगे कोई नहीं जाएगा, इधर कोई नहीं पहुंचेगा, मुझे पता है ये मेरा फील्ड ऑफ फायर है, यहाँ से फायर आ रहा है, बस खोल दो। जैसे आज की जेंजी वर्ल्ड में है कि नींद में है, उनको पता है कि कैसे मोबाइल कैसे लॉक कैसे खोलना है, बना दे रहे हैं बिना देखे। बिल्कुल, आप वैसा बोल सकते हैं, जैसा जेंजी अपने मोबाइल के साथ है वैसा ही हम अपने वेपन के साथ है। बिल्कुल, वी आर अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हमें ये सिखाया जाता है कि एक वेपन अगर रुक जाए या वेपन में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं, हर एक बंदा पर्सनली जानता है, उसको किसी का वेट करने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए वेपन रुक जाए, लेकिन आप लोग को तो नहीं रुकना है ना। वेपन, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वेपन रुक गया तुरंत उसका रुख दूर करेंगे और अगले 1 मिनट में फायरिंग शुरू। ऐसा कोई टफ ऑपरेशन जो रहा हो आपके लाइफ में? मेरा सबसे टफ पोस्टिंग था मच्छिल सेक्टर में। आपने अभी रिसेंटली काफ़ी मेरे सीनियर्स हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, अब उनकी तरह इतना जाना माना ऑपरेशंस में तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मेरे लिए बहुत कॉमन था क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। जिस पोस्ट में था, तो मैं एक पोस्ट में था जो कि पाकिस्तान से सिर्फ 20 मीटर दूर था, एंड वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बहुत बहुत कॉमन थी। मतलब ऐसा है कि सुबह वो आपसे और जनाब करके बात कर रहे हैं और रात को फायरिंग करते रहे, तो ये भी बहुत है, क्योंकि वहाँ पे और उस सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो इन्फिल्ट्रेशंस के काफ़ी ऑपरेशंस किए जहाँ पे हमें इंट रिपोर्ट मिला कि आगे आपके कुछ टेररिस्ट है, तो हमने सर्वेलेंस से देखा कि हाँ घूम रहे हैं, तो उन पे जो फायरिंग किया, वैसे ऑपरेशंस मैंने काफ़ी किए हैं। बाकी मैंने पेट्रोलिंग, एम्बुश वगैरह भी काफ़ी ले किया है, बट अदर देन दैट मैंने सिटी में, जैसे कि मेन सिटी में जो ऑपरेशंस होते हैं जो कि आरआर वगैरह करती है, वो उस पर मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैं कभी आरआर में पोस्टेड नहीं रहा। बट मच्छिल सेक्टर में जब था तो काफ़ी एक्टिवली ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है। तो इनमें मुझे याद है कि सबसे जो मतलब डेंजरस, तो मैं क्या बताऊँ, हम लोग किसी भी चीज़ को डेंजरस नहीं सोचते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो था वो था कि एक लड़का था, जस्ट नॉर्मली एक बार जस्ट सर्च लाइट घुमाया कि जंगल में ना, कि मच्छिल में थे, तो जस्ट सर्च लाइट घुमाया देखने के लिए कि सामने कुछ है कि नहीं है। जैसे ही घुमाया, अब सर्च लाइट है ना, सीधा सर्च लाइट पे फायर, टक, और सर्च लाइट बंद और फायरिंग शुरू। तो वो वाला बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन था, और उसमें 2 टेररिस्ट को गोली भी लगी थी, और फिर वो आई थिंक लगने के बाद वो लोग भागने की कोशिश किए, बट दूसरे जगह में उनकी बॉडी पाई गई, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल था। बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो मेरा पहला था, पहली बार मैंने देखा, और जस्ट सर्विस तब मेरी कितनी थी, 1 साल 1 महीने या कुछ। तब मुझे रियलाइज़ होता है कि आपको इतनी ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना, तो क्या होगा कि लोग जो सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे हवलदार होते हैं, जेसीओज होते हैं, इनका बहुत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फिर भी पहली गोली चलते इनका सबसे पहला नज़र आप ही की तरफ आता है कि साहब करना क्या है। तब आपकी बिना सर्विस के, बिना एक्सपीरियंस के आपको आदेश देना होता है, आप चुप नहीं बैठ सकते। लेकिन तब क्या होता है ना कि तब ये नहीं है कि मुझे उस वक्त तो नहीं पता चला कि मेरे क्या आ रहा है, बट बॉडी ऑटो
मोड में काम करता है कि अच्छा अभी ये करो, ये पोस्ट में चलो, ये कवर फायर करो, यहाँ से कोई फायर नहीं करेगा, जब ये फायर बंद करेंगे तो ये करे, ये वाला पोस्ट फायर करेगा। तो आपके ना वो दिमाग में बैठा दिया जाता है इतना ट्रेनिंग में कि ऑटोमेटिकली आदेश निकल कहा जाता है ना कि मुसीबत में शक्तियां याद आ जाती हैं। बिल्कुल, ये मतलब एकदम सही बात बोला आपने कि आदमी को तभी अपना इंपॉर्टेंस पता चलता है जब इतने ऐसा टाइम आता है। तो ये ऑटो मोड में चलता है, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ट्रेनिंग इतना टफ होता है और क्यों होना भी चाहिए। बिल्कुल, खबरें आती हैं हर दिन, हर रोज कि इतनी कैजुअलिटी हो गई, इतने जवान शहीद हो गए। हालांकि जवानों के लिए तो गर्व की बात है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि मौत मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरा सब कुछ है, लेकिन इतनी कैजुअलिटीज होती क्यों हैं, कैसे? देखिए अब सर्विस इस प्रकार का ही है जहाँ पे कैजुअलिटी अंडरस्टूड है, क्योंकि जब आप फौज ज्वाइन करते हैं तो आप जानते हैं कि यही आपका रास्ता है, आपने ये रास्ता सोच समझ के चुना है। हालांकि एक फौजी की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो कभी बिलीव नहीं करता कि वो उसको कुछ हो सकता है, क्योंकि हम जब जाते हैं ऑपरेशंस में तो हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं मौत का कफन बांध के चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट आप अगर देखेंगे मैक्सिमम कैजुअलिटी जो होता है, जो ऑपरेशंस सिटीज़ में होता है, वहाँ पे होता है, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म में। और अगर आप वॉर के हिसाब से बोले तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी हमारी कारगिल की लड़ाई में हुई थी। कारगिल की लड़ाई में इसलिए हुई थी क्योंकि इंडियन आर्मी को ये चीज़ पता ही नहीं था कि हमें हमारे दुश्मन वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई नॉलेज नहीं थी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। और वो जब हमें मिली, हमें बस इतना पता था कि हमें वो पोस्ट कैप्चर करने हैं। पर उनकी बहादुरी, उन जवानों की, उन ऑफिसर्स की बहादुरी की वजह से कि फायर होते हुए भी, जानते हुए भी कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, इंडियन आर्मी ने गिव अप नहीं किया। और एक बात बताऊं तो पाकिस्तान आर्मी की इतनी अच्छी प्लानिंग थी, उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि ये पोस्ट, ये कैप्चर दोबारा नहीं कर पाएंगे, वो इतने कॉन्फिडेंट थे। लेकिन उनको ये आशा तक, ये भनक तक नहीं थी। अगर आप किसी भी कारगिल वॉर वेटरन से बात करेंगे तो वो आपको एक ही चीज़ बताएगी कि उस लड़ाई को जीतने का एक ही तरीका था, प्लानिंग या स्ट्रेटेजी नहीं। प्लानिंग स्ट्रेटेजी में शायद हम लोग चूक गए हो, वो एक ही तरीका था, हमारे ऑफिसर और जवानों का जुनून, कि गोलियां चलती रहेंगी, हमें होता रहेगा, लेकिन हम चढ़ते रहेंगे। तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडियन आर्मी के बटालियंस एक के बाद एक आती ही रहेगी। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये नहीं गिव अप करने वाले हैं, बिल्कुल तैयारी, ये नहीं छोड़ेंगे। तैयारी भले पाकिस्तान की रही हो, पाकिस्तान ने सोचा हो कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनको शायद नहीं पता था कि विक्रम बत्रा और उनके जैसे हजारों जवान हैं भारत के पास। बिल्कुल, अभी मैं कारगिल के जो कारगिल विजय दिवस है उसमें गया था मैं, और उधर मैं कारगिल वॉर वेटरन से मिला जो वहाँ पे थे, जो वहाँ पे लड़े। और उनसे तब मुझे पता चला कि मैं हमेशा किताब में पढ़ा कि ऐसा था, इधर से फौज गई, इधर से कैप्चर किया। उन्होंने बताया कि एक कमांडिंग ऑफिसर भी रात को या कभी भी बोल्डर के पीछे सो रहा था, कोई टेंट नहीं था, कोई जगह नहीं थी सोने को, बटालियंस बस आ रही थी और उनको ट्रक से उतारा जा रहा था और बस एक ही चीज़ बताया जा रहा था कि बेटा वो है पोस्ट और आपको कैप्चर करना है। और एक भी इंसान ने एक सवाल नहीं किया, वो बस चढ़ते जा रहे थे। और जब मैं वहाँ प्रेजेंट था और कारगिल के वॉर मेमोरियल की सबसे खासियत, मतलब ये शायद आपके क्वेश्चन में नहीं है बट मैं बताना चाहूँगा कि कारगिल वॉर मेमोरियल सबको एक बार जाना ही चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि वहाँ जो है ना, वो जो शहीदों के जो मतलब जो वॉर मेमोरियल बनाया है, वॉर मेमोरियल में आपकी सबसे खास बात यह है कि आपको सामने सामने दिखेगा कि कौन से पोस्ट में वो लड़े हैं। तो वो आपको एक अलग गूज़बम्स देता है। और वो जो जब तिरंगा उस हवा में लहरा रहा होता है तो आप रियलाइज़ करते हैं कि सच में इंडिया में जो इनको ब्रेव हार्ट्स क्यों कहा जाता है। मतलब सोच के, मतलब मैं एक फौजी होकर अगर मैं इमोशनल हो रहा हूँ तो मुझे लगता है कि एक सिविलियन तो और ज़्यादा इमोशनल हो जाए। बिल्कुल, और अगर हम चैन से सो रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमारे फौजियों का ही हाथ है। और वो अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास, सब कुछ, अपना परिवार, अपना घर, अपने बेटे माँ बाप, सब कुछ छोड़ के वो बॉर्डर पर। कल ही हमने आई थिंक आज 14 तारीख है और 12 तारीख को हमने दशहरा मनाया। उस दशहरा में कितने सैनिक अरुणाचल में, कितने सैनिक कश्मीर में दिन रात ड्यूटी दे रहे, उनको पता भी नहीं होगा कि दशहरा चल रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में घाटी में भी आप रहे, जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा वक्त आपने बिताया। वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं आर्मी के बारे में? वहाँ के लोग, सिविलियंस का अलग सवाल एक करूँगा, लेकिन वहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं?
वहाँ के, अब मैं आपको बताऊँ ना, कश्मीर का जो डायनामिक्स है बहुत ही डिफरेंट है। अब अगर अब मैं बताऊँ, मैं पहले झंगड़ सेक्टर में था। तो झांगड़ सेक्टर में आपके जो बच्चे थे, स्कूल में मैं जाता था उनसे मिलने, उनका फौज के प्रति एक अलग ही प्यार था। गांव वाले भी फौज के प्रति एक अलग ही नज़रिया से देखते थे, वो लोग बड़े रेस्पेक्ट करते थे। अब यही चीज़ अगर मैं कश्मीर में श्रीनगर में आ जाऊँ, तब मैं बात कर रहा हूँ 2011-2012 की, जब मैं कश्मीर में था। श्रीनगर हो गया, काजीकुंड हो गया, ये हो गया मेन शहर। इधर जा रहा हूँ, इधर ज़्यादा थ्रेट फील हो रहा है। अच्छा, शहरों में, क्योंकि ये सारे जो एरियाज है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिक इन्वॉल्व है। आपको समझ में आएगा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी या आतंकवाद जो भी है, इसमें पॉलिटिकली मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वहाँ के यूथ का या वहाँ के बच्चों का हमारे प्रति नज़रिया बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो अलग देख रहे हैं, अलग तरीके से बड़े हो रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि फौज आपके अगेंस्ट है। लेकिन वही चीज़ जब मैं पहुंच रहा हूँ एलसी में, जो कि विलेजेस है, जैसे हो गया मच्छिल का गांव हो गया, जैसे लोलाब वैली हो गया, ये सब जितना फार एरियाज में जा रहा हूँ, उतना देख रहा हूँ कि बच्चे फौजियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे फौजी ट्रक के पीछे भाग रहे हैं, उनको हम चॉकलेट्स बांट रहे हैं, वो हमें सैल्यूट कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि आपकी तरह ऑफिसर बनना है। तो ये डायनामिक्स बहुत ही अलग है, शहरों में अलग है, ज़्यादा थ्रेटन फील होता है। और अगर आप जैसे एलसी में चले जाएंगे, क्योंकि एलसी के जो लोग हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो लोग हैं, जो ये गांव जो पास है, जो कि पाकिस्तान के पास है, पीओके के पास है, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का या पाकिस्तान गवर्नमेंट का वो एट्रोसिटी देखा है, उन्होंने वो महसूस किया है। तो उनको फौज एकदम सेफ लगता है कि जब तक इंडियन आर्मी है हम सेफ है। इसीलिए वहाँ का घाटी के गांव के बच्चे सोचते हैं कि आर्मी में जाना। बिल्कुल, और वहाँ से जाते भी हैं। पर यही चीज़ आप शहरों में चले जाओ तो उनका अलग है, उनकी फीलिंग थोड़ी सी अलग है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारे लिए बिल्कुल आदेश होता था कि कोई लाल चौक नहीं जाएगा, फौजियों के लिए बड़ा रिस्की एरिया होता था। बिल्कुल, ठीक है। और लेकिन यही चीज़ मैं मच्छिल में गांव में बिंदास घूम रहा हूँ, हाँ, जबकि वो भी टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया है, लेकिन मुझे पता है कि गांव वालों से मुझे थ्रेट नहीं है। तो डायनामिक्स हर जगह बदलता रहता है। टेररिस्ट इतना कैसे सरवाइव कर लेते हैं? कहाँ से उनके पास इतना खाना पीना राशन आ जाता है? ये आप लगा लीजिए, देखिए टेररिस्ट बेसिकली क्या है, उनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा नहीं है कि वो आज ही आए और आज ही कुछ कर देंगे, नहीं। बहुत बच्चे इस साइड से भी जाके उधर ट्रेन होते हैं, बहुत कोई जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, क्योंकि टेरेन वहाँ पे ऐसा है। अभी तो आप लगा लीजिए कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम हो गया है, बहुत। अगर आपने देखा होगा 90s के मामले में टेररिज्म बहुत कम हो गया, बहुत। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन होता रहेगा भी, क्योंकि टेरेन ही ऐसा है। आप फेंस लगाते हैं, मच्छिल की बात कर रहा हूँ, आपने फेंस लगाया, 4-5 महीना फेंस रहा, बर्फ ऐसी गिरती है कि वो पूरा फेंस तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपको फिर से वो फेंस लगाना पड़ेगा जब समर टाइम आएगा। तो इंडियन आर्मी बार बार वो चीज़ लगा रही है, बार बार उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो ऐसा सिचुएशन है। अब वो लोग क्या है, वो आके लोकल्स के साथ घुल मिल जाते हैं, रहते हैं। अब आप इसमें लोकल की भी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए उनको थ्रेट दोनों तरफ से है। ठीक है कि फौज भी है, उनको फौज को भी बताना है, लेकिन वो आपस में भी रह रहे। अगर आपके फैमिली अंडर थ्रेट है और अगर आपको बताया जाए कि इंफॉर्मेशन जाए, तो आपको पता है कि आपका फैमिली मेंबर आप लूज करेंगे, तो आप डेफिनेटली वो इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे, आप सेफ ही रहना चाहेंगे। ऐसा बहुत लोग भी है जो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो खुल के आगे नहीं आ पाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम आगे आएंगे तो हमारा एग्जाम्पल बना दिया जाएगा। बट धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी भी। अब पहले आप देखिए, एक टाइम था जब उन्होंने 99 वॉर प्लान किया था, और आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि वो किसी और देश के साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो समय तो बिल्कुल ही बदल रहा है और बदलता रहेगा। और मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी तब भी अपना ड्यूटी अच्छे से कर रही थी और अभी भी वो ड्यूटी अच्छा कर रही है। और इंडियन आर्मी का स्पेशल ध्यान ही इस चीज़ पे है कि हम अंदर के लोगों को बदल सकें। बिल्कुल, आपने वार की बात की कि पाकिस्तान अब सोच भी नहीं सकता। अभी भी दहशत, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के उनके दिमाग दिल नसों में भरी होगी, जो हाल फिलहाल में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुआ था, तो भी उनके नसों में भरी होगी वो डर। देखिए एक चीज़ होता है कि मुझे लगता है कि आप जो है ना, दूसरों में डर तो पैदा कर सकते हैं, बट
जब आपके पास कुछ ना रहे ना, तब आप ये सब चीज सोचोगे ना। अभी जैसे उनका गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, अब हमारे सर्जिकल स्ट्राइक बोलिए आप, वो क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप ये ऐसे स्टेप्स लेते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं, तभी एक कभी कभार बोलते हैं ना कि हर टाइम रेस्पेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभार डर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वैसा वाला सिचुएशन है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और जो एयर स्ट्राइक है, इससे क्या होता है कि अपने सेना की भी मोराल बहुत बढ़ती है, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि हाँ, अगर हमारे साथ कुछ होगा तो हम उल्टा जवाब भी देंगे, क्योंकि कोई भी सेना उसके ऊपर कुछ होने से घबराती नहीं है, लेकिन अगर वो उसका जवाब ना दे पाए, इससे उनका मोराल काफी ब्रेक होता है, काफी हद तक। अभी आपने लाल चौक की बात की कि उस वक्त रोका जाता था। करेक्ट। आज तो लाल चौक पे आप तिरंगा भी फहराइए, मौज से घूमिए भी। जी। अब लगता है कि 370 हटने के बाद पूरा जम्मू कश्मीर बदला है। जी, चेंज तो आया। मैं अभी इतना विजिट तो नहीं किया, बट ये जब मैं गया था आपके कारगिल विजय दिवस के टाइम, तो मैं श्रीनगर में एक दिन रुका और आते टाइम भी एक बार श्रीनगर में रुका। देखिए, मुझे सबसे खुशी इस बात की हुई कि वहाँ का यूथ जो है, पहले मैं जब 2011 में था और मैं वहाँ पे कॉन्वॉय कमांडर कर रहा था, तो मैं एक बार लाल चौक गया था, बट उस टाइम डर ये था कि क्योंकि हेयर कट था, क्लीन शेव था, तो दिख जाऊंगा कि दूर से फौजी है। इस बार मैं लंबे बाल और दाढ़ी में गया था, बट उस टाइम ये था कि मैं शाम को 6 बजे 6:30 बजे निकला तो बंद, जम्मू एंड कश्मीर बंद। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फौज के लिए क्या बदला, मैं उनके सिविलियंस के लिए, जो मेरे नजरिया से है। देखिए, अंदर की बातें तो वहां के सिविलियंस ही बता पाएंगे कि क्या है, बट जहां तक मुझे चेंज दिखा कि मैं रात को 10 बजे अपने सीनियर के साथ 10 साढ़े 10 बजे निकला हूं गाड़ी करके, और मैं देख रहा हूं कि हाँ, लोग डल लेक के बगल में बैठ रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, यंगस्टर्स घूम रहे हैं अपना गाड़ी लेके। वो चीज देख के मुझे एक लगा कि चलो, ये चीज जो है मैंने इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखा है, पर आज अगर यहाँ के बच्चे ये चीज एंजॉय कर पा रहे या घूम पा रहे, तो शायद सही में कुछ अच्छा बदलाव आया है। और मैं लाल चौक में लाल चौक के पास ही एक जगह है आदूज करके, वहाँ का वहाँ पहले भी मैंने खाया था, वहाँ का वाजवान बड़ा अच्छा है। और वहाँ का आप बता लीजिए, एक वॉलनट पाई आता है, वो बहुत फेमस है वहाँ पे, वॉलनट पाई और आइसक्रीम, वो भी खाने गया था मैं। और मुझे बदलाव तो दिखा। मतलब पहले मुझे मार्केट में लोग ऐसे घूमते हुए, इतना बढ़िया लोग घूमते थे, सिविलियन पहले भी घूमते थे, ऐसा नहीं है, आज के डेट में भी घूम रहे, क्योंकि उन्होंने शायद अपनी जिंदगियों को एक्सेप्ट कर लिया। बट हाँ, मुझे थोड़ा दिखा कि हाँ, आज रात को भी घूम रहे हैं, शाम को भी घूम रहे हैं, थोड़े और मार्केट प्लेसेस खुल गए हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं, खुल के जी रहे हैं, तो वो चीज़ बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, मुझे लाल चौक में जाके इस बार ऐसा नहीं लगा कि मतलब कि अंडर थ्रेट है या ऐसा कुछ, बट आई थिंक वो तो यूथ ही बता पाएगी कि बिल्कुल क्या चेंजेस आई है। वो दौर था जब बुरहान वानी के लिए नारे लगते थे, उसके जनाजे में लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे, पत्थरबाजी होते थे। करेक्ट। क्या लगता है कि अगर आज पत्थरबाजी की सोचते हुए, हालांकि हाल फिलहाल में तो सुना ही नहीं दिया, आज भी पत्थरबाजी के लिए अगर वहाँ का कुछ भटका युवा सोचता है, तो सेना तो उसका क्या इलाज कर सकती है फिर? देखिए, सेना का एक चीज बता दूं, सेना कभी भी ये नहीं चाहती कि उनके कोई भी लोकल हो, बच्चा हो, सेना के हाथ बंधे होते थे। क्योंकि सेना कभी भी, सेना खुद से ही नहीं चाहती है कि हम, उनको भी पता है कि इनोसेंट बच्चे हैं, ये भटकाए हुए हैं। और मैं एक चीज मानता हूं कि सेना की सबसे खास बात, सेना ये सोचती है कि इनको हम लड़ाई से तो नहीं जीत सकते। अपने बच्चों को आप कितना भी मार पीट लो या उनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाओ, आप उनको प्यार से ही जीत सकते हो। तो और ये चीज पे सेना बिलीव करती है, इसीलिए सेना ने बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए जहां उन्होंने लोकल्स के लिए काफी कुछ किया। उन्होंने लोकल्स के लिए, तो बेसिकली ये सद्भावना बोलते हैं, सद्भावना एक्टिविटीज कि लोकल्स के लिए तो उन्होंने किया। आज के डेट में जम्मू एंड कश्मीर से कितने बच्चे एनसीसी जा रहे हैं, कितने बच्चे मेरे कोर्स में हैं, कितने बच्चे जो कि ऑफिसर्स हैं, जो कि जवान एज अ सोल्जर भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। और मुझे लगता है कि अभी, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होंगी या पॉलिटिकली जो भी है, उन पे इतना प्रेशर है कि खुलेआम ये चीज नहीं हो पा रहा। क्योंकि पहले भी बच्चे जो थे ना, वो पहले भी अच्छे थे, वो आज भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास कोई, मैं भी अगर ऐसा बच्चा, मुझे कोई बोले कि भाई तुम्हें 500 रुपए दूंगा, थोड़े पत्थर मार दो, तो मैं शायद उस वक्त इतना इंपॉर्टेंस ना समझूं कि मैं अपने सेना पे पत्थर मार रहा हूं। और पहले ये चीज बहुत कॉमन थी, पैसा मिलता था उनको पत्थरबाजी करने का लिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने गुस्से से या चीज, हाँ कभी कभार हो सकता है कि कोई चीज उन्होंने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि ये चीज हमारे साथ सही नहीं है,
और उन्होंने किया होगा। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ चीजें हो सकती है कि पब्लिक ने एक्चुअली में किया हो, लेकिन वो चीज अब बदल गया है। उनको भी पता है कि पत्थरबाजी नहीं करनी है, और फौज हमेशा से चाहती है कि हम इनको प्यार से जीते, हम इनको समझाए कि सही रास्ता क्या है, और वो अब धीरे धीरे पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि जहां पे केओस है वहां पे आप प्यार से भी नहीं कर सकते ना। आप प्यार दिखाने जाओगे, आप सही चीज करने जाओगे, फिर से कोई ना कोई इंसिडेंट हो जाएगा, तो फिर फौज का भी माहौल खराब हो रहा है, उनका भी माहौल खराब हो रहा है, तो एक बदले की भावना आ जाती है। बिल्कुल। अब आते हैं, आपने जिक्र किया कि जैसे शुरुआत में हमने बात की कि बच्चे आजकल आर्मी में आना चाहते हैं। करेक्ट। तो अग्निवीर जो लेकर आएगा, आपको कैसे लगता है कि ठीक है? देखिए, अग्निवीर जो स्कीम है, इस पे मेरा बहुत ही मिक्स्ड रिव्यू है। क्योंकि मैं इस पे इसीलिए भी नहीं बोलता, मुझे बहुतों ने बोला कि आपने अग्निवीर पे कमेंट नहीं किया, क्योंकि बहुतों का ये भला भी कर रही है, और ये चीज़ तो पता चल पाएगा लॉन्ग रन में। क्योंकि देखिए, एज अ सोल्जर मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि हर किसी में एक बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरा परिवार है, और अगर मैं इस परिवार के साथ जुड़ी रहा हूँ कि 4 साल बाद और 4 साल बाद मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो मुझे नहीं पता कि उस बच्चे का क्या फीलिंग होगा। और मैं सर्विस में रहा भी नहीं अग्निवीर के बाद कि मैं उन बच्चों को देख सकूं कि उनकी क्या फीलिंग है, तो शायद मैं बता सकता कि हाँ ठीक है, ये अग्निवीर के बच्चे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद मैं बता सकता। लेकिन इसीलिए मैं इस मुद्दे पे कभी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है, कोई भी आप डिसीजन लेते हैं उसका परिणाम आपको 20 साल बाद, 25 साल बाद ही पता चलता है कि क्या वो डिसीजन सही लिया गया था या गलत लिया गया था। क्योंकि इस पे मेरे खुद के जो इमोशंस हैं वो मिक्स्ड है। एक तरीके से मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, ये फ्यूचर में एक ऐसा इंडिया बना रहा है जहां पे बहुत सारे लोग डिसिप्लिन्ड होंगे, ठीक है। पर एक तरीके से मुझे ये भी लगता है कि अगर एक सोल्जर आ रहा है, अब जैसे देखिए गोरखा राइफल्स में नेपाली जो सोल्जर्स हैं, उनका भर्ती कम हो जा रहा है, क्योंकि वो लोग नेपाल से सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आते थे। अब उनको ये लग रहा है कि अगर मैं 4 साल करूंगा और फिर मेरे को वापस चला जाना पड़े, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो शायद मैटर करता है मेरे लिए। तो मैं बताऊंगा कि शायद इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, बट इसका परिणाम जब आएगा तभी मैं भी समझ पाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। और अगर मैं किसी के साथ सर्व किया होता और अगर मैं इन जवानों का फीलिंग एक्चुअली में सर्व करके समझ पाता, तो मैं शायद आपको बोल पाता। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन, मेरा जो पर्सनल फीलिंग है, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज ये जो बच्चे जिनकी भर्ती हो रही है वो क्या फील करते हैं, क्या वो पूरे जी जान से देश के लिए लड़ पा रहे हैं। अगर वो लड़ पा रहे हैं तो ये सही स्कीम है, अगर वो जी जान से नहीं लड़ पा रहे हैं तो गलत स्कीम है। तो मैं ये चीज़ पे, इस स्टैंड पे रहता हूं मैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि आज के डेट में हर किसी कोई अपना पर्सनल बताता है कि मेरे को लगता है सही है, मेरे को लगता है गलत है। मेरे लगने से क्या हो जाएगा? अगर वो बच्चा 75% फोकस कर पा रहा है देश के लिए तो गलत स्कीम है, और अगर वो 100% फोकस कर पा रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं मैं 4 साल बाद चला जाऊं लेकिन मैं अपना 100% दूंगा, तो ये बढ़िया स्कीम है। क्योंकि कल के डेट में इंडिया के पास और भी रिजर्व में भी सोल्जर होंगे जो डिसिप्लिन सीखेंगे, क्योंकि फौज में आप सर्विस कर रहे हो तो आप डिसिप्लिन सिखा देती है फौज, तो आपको लाइफ में भी सिखा देगी कि क्या करना है। वो बच्चे सीख जाएंगे, क्योंकि जब आप फौज में 4 साल रहोगे तो मैं इतना मानता हूं कि वो फौज छोड़ के कुछ ना कुछ लाइफ में कर देंगे, क्योंकि उतनी हिम्मत फौज उनमें डाल देगी। तो मेरा ये मानना है कि उन बच्चों से जानना है मुझे जो सर्व कर रहे हैं, जो भर्ती होना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी उनका कोई ना कोई फायदा या नुकसान है। उनका नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं क्यों 4 साल के लिए आऊं। आने के बाद उनकी क्या फीलिंग है, अगर वो यूनिट में आके ये सोचते हैं कि हाँ मैं आज भी उतना ही शिद्दत से सर्व कर पा रहा हूं, तो सही स्कीम है, और अगर वो उतनी शिद्दत से नहीं कर पा रहा है तो गलत स्कीम है। युवाओं की ही बात हो रही है, अग्निवीर पर हमने बात की, लेकिन आज के मौजूदा दौर में जिसको जेनजी वर्ल्ड भी कहा जा रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। युवा जो है परेशान है अपने काम से लेकर, तमाम ऐसे केसेस सुनते हैं कि सुसाइड कर लिया, मर गया, और निकल कर खबर क्या आती है कि डिप्रेशन में था। पहली बात तो ये डिप्रेशन क्या है, ये किस तरीके से हावी हो रहा है। दूसरी बार आप लोग भी तो भाई इतना टफ आप लोगों ने लाइफ देखी है, ट्रेनिंग 7 साल 8 साल कितनी टफ होती है, फिर ऐसी जगह पर पोस्टिंग जहाँ पर खाने को ना मिले, वहीं पर सब कुछ करना है, रहना है, तो कैसे उससे आप लोग निपटते हैं? वो डिसिप्लिन कहाँ से आता है, वो मतलब मजबूती दिमाग की कहाँ से आती है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने बोला डिप्रेशन। फौज में रह के हम लोगों की एक बहुत बड़ी दिक्कत है
कि हम लोग इस वर्ड को समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ और मैं इस चीज़ पे नहीं बता पाऊँगा कि डिप्रेशन क्या होता है, पर मैं ये ज़रूर कह पाऊँगा कि लोनलीनेस बहुत बड़ा फैक्टर है। और लोनलीनेस क्या है? आज ही मैं अपने एक सीनियर से मिल के आ रहा हूँ और उन्हीं का मैं लाइन कोट कर रहा हूँ। कर्नल राजीव भैरवान है, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी भी है और बहुत अमेजिंग इंसान है। उन्होंने बोला, रुद्रा, लोनलीनेस इज़ लैक ऑफ पर्पस। अगर तुम्हारे लाइफ में पर्पस नहीं है ना तो तुम लोनली हो। और मुझे लगता है कि आज के डेट में प्रॉब्लम हमारे ट्रेनिंग में और आज के डेट में प्रॉब्लम पता है क्या है? आज के डेट में हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त कौन है? स्क्रीन के पीछे है, कोई टच नहीं है। अगर आप मुझे एक मैसेज करें कि रुद्रा मेरे को ये दिक्कत है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, और मैं आपको ये भी बोलूँ ना कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तब भी आप फ़ोन मैसेज रखने के बाद ही आप अकेला फील करोगे, आप महसूस करोगे कि मैं कैसे सॉल्व करूं। लेकिन वही चीज़ अगर मैं आपको आके बस गले लगा लूं और बोलूं चिंता मत कर, वो फिजिकल टच ही खत्म हो गया। आज के डेट में जो भी है फ़ोन में है। लोगों के दोस्त हैं जिनको वो जानते ही नहीं है, वो पर्सन कैसे है, कैरेक्टर कैसे हैं, कैसे दोस्ती हो रही है, ऑनलाइन दोस्ती हो रही है। तो ये आज का ज़माना बहुत बदल चुका है और आई थिंक इसी वजह से है क्योंकि लोगों ने वो टच खो दिया है आपस में। अब हमारा ट्रेनिंग है, हमारे ट्रेनिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब टफ रूटीन है। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रेनिंग ख़त्म होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे हम सभी दोस्त साथ हैं। हमें पता है कि हम सब एक साथ है, एक दूसरे के लिए हैं। सबसे अच्छी बात यह है ट्रेनिंग के दौरान कि अगर आपको पनिशमेंट या आपको कुछ भी मतलब आपका रूटीन भी कोई भी टफ हो, आपको पता है कि हम सभी साथ हैं और हम सभी साथ करेंगे। और किसी ने बहुत अच्छी चीज़ कही थी ट्रेनिंग के दौरान कि तुम्हारे से पहले लाखों लोग करके चले गए, तुम्हारे बाद भी लाखों लोग करके चले जाएंगे, तुम कोई अलग नहीं हो। तो कर नहीं पाओगे ऐसा तो सोचना ही मत। यही चीज़ मुझे लगता है कि आज के डेट में ना बहुत प्रॉब्लम ये हो गया कि लाइफ बहुत ईजी हो गया है। क्योंकि अब देखिए उन बच्चों की भी गलती नहीं है। अब हमारे टाइम में क्या है कि कोई चीज़ करने के लिए उसको अर्न करना पड़ता था। आजकल वो एटलीस्ट मोबाइल एक कॉमन हो गया। हमें अगर मोबाइल दिया जाता था तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी कि मैंने खुद से मैंने अपनी पहली मोबाइल ली, मेरे को घर से कभी नहीं दी। पहली मोबाइल मैंने खरीदी अपने सर्विस में, वो भी नोकिया का 1100। और वो मुझे लगता था कि ये देखिए ये मैंने मेहनत किया है, अफसर बनाओ तब जाके ये मुझे मिला। और आज की डेट में मोबाइल हर एक बच्चे के पास है। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम है ना, इसमें अगर आपको डिप्रेशन या जो भी है, आपको अगर अकेलेपन से लड़ना है, पहली बात तो आपके लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। आपके लाइफ में ये होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मेरा पैशन क्या है, मुझे किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, ये चीज़ आप बिजी रहो। दूसरा चीज़, आपके दोस्त होने चाहिए और फिजिकली अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनसे आप बैठ सको, आप बात कर सको, आपके घर परिवार वाले हैं। आजकल लोग ऑनलाइन वालों अपने मैसेज में, आज बहुत अच्छी बात बोली सर ने अगेन, कि लोग मैसेज में बता दे रहे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, जिसको जानता नहीं है, बट जिसके साथ वो रहा है अपने मम्मी पापा, उसको अपना प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा है। तो हमें लगता है कि जो मोबाइल टाइम जितना बढ़ेगा, मोबाइल एक अच्छी चीज़ भी है जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत वे फास्टर हो गया। आज मैं अपने दोस्त जिससे मैं 20 साल से टच में नहीं हूँ उसको भी ढूंढ सकता हूँ। लेकिन आई थिंक 90% इसने खराब ही किया है। 90% चीज़ें आज किसी में वो रियलिटी नहीं रही, सब कुछ मोबाइल के ऊपर हो गया। आज मुझे अगर लग रहा है कि लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं बढ़िया घूम रहा हूँ, बढ़िया पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मुझे एक लड़के ने बोला भी कि सर आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी हो गई मूवी करने के बाद, आप मतलब ये तो हुआ होगा। मैंने बोला एक काम कर, अपना बैंक अकाउंट बैलेंस दिखा और मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस चेक कर। उसका मेरे से ज़्यादा था। मैंने उसे यही बोला कि मेरा ना मेंटली मैं इतना खुश हूँ कि लाइफस्टाइल से मत जज करो। अब वो क्या है कि वो सोशल मीडिया में देख के उनको लगता है कि एक लाइफस्टाइल है, बट रियलिटी नहीं पता। वही कि मतलब वो दौर है पोस्ट वाला की अच्छी तस्वीरें दिख रही हैं कश्मीर की वादियों से, केरल के किसी गांव से, बिल्कुल, और क्या कहते हैं किसी पहाड़ी एरिया से, लेकिन उसके पीछे जो दुख दर्द पीड़ा लोगों की, वो लोगों को समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, चलो मेरे में तो कोई दुख दर्द पीड़ा है भी नहीं, बट फिर भी मैं कह दूं कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, कि जो हमें दिख रहा है हमें लगता है कि वही सही है। अब देखिए, अब हम नेचुरल लाइफ में भी मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरा कभी मैं दुखी तो बहुत होता ही नहीं हूँ, बट अगर मैं दुखी हूँ भी, अगर मुझे कोई परेशानी है भी, तो भी मैं किसी को दिखाना नहीं चाहूँगा। और वही चीज़ शायद लोग भी सोशल मीडिया में करते, वो अपना अच्छा कहीं जाएंगे वो पोस्ट करेंगे, क्यों अपना रोता हुआ फोटो डालेंगे? ऑफकोर्स नहीं डालेंगे, नॉर्मली डाले। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप मेरे साथ हो तो आपको एक फीलिंग आती है कि ये परेशान है,
ये नॉर्मल है, ये परेशान है, इसको खुशी भी होती है, इसको थोड़ा इरिटेशन भी होता है, ये गुस्सा भी दिखाता है। बट सोशल मीडिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि हमें हमेशा वो लग रहा है कि यही खुश है, मैं नहीं हूँ। 20 में जो बेस्ट फोटो आई वही आपके पास आ रही है ना। बिल्कुल, आप बेस्ट टाइम को देख पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये सोशल मीडिया की लाइफ से निकलना पड़ेगा और लोगों को रियल लाइफ में आना पड़ेगा कि देखो ये रियलिटी है, मेरे दोस्त जो हैं वो असली में होने चाहिए, मैं जिनके साथ हूँ मुझे उनके साथ असली में टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं उनके साथ बैठा हूँ और मैं अपना स्टोरी पोस्ट कर रहा हूँ कि आई एम हैविंग दिस गुड टाइम। करिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपना अपडेट दीजिए, लोगों को बताइए कि आप कैसे लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूल जाइए कि आपके साथ एक इंसान बैठा हुआ है, आप उसको समय दे नहीं रहे हो, मिलने उससे आए हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट ये है कि मेरा खाना कैसा है वो 4 लोगों को पता चले। बिल्कुल। तो इस वजह से ही ये डिप्रेशन और ये लोनलीनेस है। और जब तक ये आप नहीं सीखेंगे, मेरे जैसे ऐसे 10 आएंगे, 10 बोल के भी चले जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होने वाला। अपना लाइफस्टाइल बदलो, सही टाइम पे सो, सही टाइम पे खाना खाओ, सही टाइम पे उठो। अगर आपने, किसी ने मुझे कहा था कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं ना और सही टाइम पे सो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ खराब चीज़ आना ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जो खराब सोचते हो ना, वो रात को जब आप जगे हो, 4 मोबाइल देख रहे हो, तब आपको आ रहा है कि यार उसके लाइफ में तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर लिया, मैंने तो नहीं किया। दिन में ये चीज़ आपके पास सोचने को टाइम ही नहीं है ना। तो जिस टाइम में आपका सोचने वाला वक्त है उस टाइम सो जाइए और सही टाइम पे उठ जाइए। तो मतलब Discipline। वही बात आप कह रहे हैं कि लोग अपने से नहीं परेशान हैं, दूसरों की खुशियों से परेशान है। अरे भाई वो तो यहाँ घूम लिया, उसने यहाँ पर नौकरी ज्वाइन कर ली, उसने गाड़ी ले ली। हाँ, लोग इससे ज़्यादा परेशान। क्योंकि लोग आजकल फॉल्स लाइफ में बिलोंगिंगनेस आ गया ना। अब लोगों को ये लगता है, अभी पहले क्या था, मुझे 4 लोगों की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं अपने में खुश हूँ, मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, मैं बहुत बढ़िया मस्त हूँ। बिल्कुल। आज 5 लोगों का इन्फॉर्मेशन देख के उसको अपना 10 रुपए कम लगने लगता है। इस चीज से निकलने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि जो सोशल मीडिया में है उससे मैं अच्छा चीज लूंगा, और जो इसमें बाकी चीजें दिखाए जा रहा है मैं अपने आजकल मैं देखता हूँ, कोई भी पॉडकास्ट हो, कोई भी चीज हो, लोग बता रहे हैं कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारा गर्लफ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कैसा होना चाहिए। अरे मैं एक अलग किस्म का इंसान हूं भाई, मेरा फ्रेंड भी अलग होगा, मेरा पार्टनर भी अलग होगा, और जैसा होगा मैं उन्हीं के साथ वो चीज वर्कआउट करूंगा कि वो हर चीज सही से चले। अब आप एग्जांपल ले रहे हैं, लोग बता दे रहे हैं कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा करती है तो वो रेड फ्लैग है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा करता है तो रेड फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, वो रेड फ्लैग क्या होता है? ये तो मुझे भी इंसान अपने आप में एक फ्लैग है। मुझे समझ नहीं आता। बिल्कुल, मुझे वही याद आता है, जैसे डिप्रेशन की हम बात कर रहे थे, एक बच्चा अपने माँ से कहता है हाँ। कि मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो मम्मी कहती है ऐसा कर, आधे घंटे में लौट आइयो, आधे घंटे में लौट आइयो और सब्जी लेते आइयो। बिल्कुल, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों को ये पता ही नहीं था कि डिप्रेशन होता क्या। तो अब आधा डिप्रेशन तो ऐसे ही मर गया भाई, हाँ। सामने वाले का। और ऐसे ही जब हमने जिक्र किया कि भाई हर कोई एक दूसरे जैसा बनना चाहता है, तो वहाँ पर मुझे वही याद आता है, किसी ने कहा कि अगर कोई मुकम्मल जहाँ होता तो हर कोई वहाँ होता। मैं आपको एक बहुत इंसिडेंट बताता हूँ अपने पर्सनल लाइफ से। तो मेरी जो पार्टनर है, मैंने उनको एक ऐसे ही मजाक में एक मीम फॉरवर्ड किया, तो उसमें कुछ रिलेशनशिप का कुछ मज़ेदार चीज़ था। उन्होंने मुझे उसके बाद 10 मीम फॉरवर्ड की और रिलेशनशिप में, जिसको सुन के मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा किस्म का पार्टनर हूँ। तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने बोला ये तुमने क्यों किया ऐसा, मतलब ऐसे 10-10 भेजा, क्या मेरे में ये खामियां है? बोला नहीं नहीं, तुम में खामियां नहीं है, मेरा यही मानना है कि ऐसी चीजें देखा भी मत करो और भेजा भी मत करो। एंड आई लव्ड इट, एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्यूटी। मतलब वो इतनी मैच्योर्ड है, इतनी अमेजिंग पर्सनैलिटी है, उसका यही चीज मानना है कि थर्ड पर्सन का मुझे सुनना ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों अलग इंसान हैं, हम दोनों ने एक दूसरे को चुना है। और ये चीज़ मेरे को लगा कि यार ये तो सीखने वाली बात है, बहुत अच्छी चीज़। बिल्कुल, यहाँ पर मुझे वो याद आता है कि किसी ने कहा कि जिंदगी क्या है, तो सामने वाले ने कहा कि इंटरनेट कटवा दो, मोबाइल बंद कर दो, जो बच रहा वही जिंदगी है। अरे वाह, कौन है ये इंसान? मतलब अरे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो बहुत इस वक्त वायरल हैं, कॉमेडी करते हैं, किसी शो में भी आ रहे थे। अरे बहुत बहुत बढ़िया चीज़ कही है, और मेरा तो यही मानना है। महीप जी है वो, महीप जी हैं। महीप जी को मेरा बहुत बहुत सलाम कि उन्होंने ऐसी बात कही और बहुत सही बात कही है। और मैं आपसे एक ही चीज़ बताऊंगा, अब आप सोचिए, अभी मैं किसी के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है, किसी इंसान के, मेरे दोस्त के बारे में, चलिए रिलेशनशिप छोड़ देते, दोस्त के बारे में सोच रहा हूँ। अचानक एक मैसेज, मैंने मीम पढ़ लिया, 4 मीम दिखा दी। एक तो कंप्यूटर का क्या है, आप कैसे इन्फ्लुएंस होते हो, जो जैसा आप मीम देखते हो वैसा ही आपको आता रहता है ना,
वो एल्गोरिदम उसका ऐसा चेंज हो जाता है कि आप मोबाइल में एक बार जो चेक करोगे उसके बाद वही आता रहेगा। आप बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी तो आने लगेगा हमारे बिल्कुल, वो फोन सुन रहा है। अब वही मैं चीज कह रहा हूँ कि अब क्या है कि आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, सोचने में आपके पास उसके बाद ऐसे पॉइंट आ गए कि आपको लगेगा यार ये 4 चीजें तो इसमें है नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि पहले हम क्या देखते थे कि इसमें ये 2 अच्छाई है, हम उसकी बुराई देखने की कोशिश भी नहीं करते थे, उस अच्छाई से ही खुश रहते थे कि यार ये 2 अच्छी चीज मिल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ बार बार देख के सोच रहे हैं कि यार इसमें 10 बुराई है, वो 2 अच्छाई तो देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया में से इन्फ्लुएंस होना कि कैसा मेरा लाइफ होना चाहिए, कैसा मेरा रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसे मुझे जीना चाहिए, पहले तो लोगों को ये बंद करना चाहिए। ठीक, अगर आप, हाँ बताइए। अब आते हैं एक आखिरी सवाल आपके आर्मी से जुड़े, फिर दूसरे पड़ाव पे आपके चलते हैं। आर्मी क्या कुछ सिखाती है? आर्मी जीना सिखाती है, जो आपने बोला ना, जो कुछ बचा जिंदगी, आर्मी जिंदगी जीना सिखाती है। आर्मी सिखाती है कि वैल्यू इंसान की है। क्यों पता है? क्योंकि आप जब लड़ रहे होते हो ना, तब आपके पास ना मोबाइल होता है, ना इंटरनेट होता है, सिर्फ बगल में खड़ा हुआ आपका भाई होता है। और आपका लक्ष्य होता है, आपका एक ही मोटिव, सब एक ही मोटिव से मोटिवेटेड है, सबके लिए एक ही नाम है, इंडिया। जो चक दे इंडिया में नहीं कहता है कि ना तुम पंजाब के हो, ना तुम वेस्ट बंगाल, ना महाराष्ट्र, ओनली वन थिंग, इंडिया। तो वो एक हर एक इंसान में, हाँ हमारे लिए हमारा पलटन, हमारे यूनिट, उसके प्रति मतलब हमारे लिए एक जोश और जुनून होता ज़रूर है, लेकिन हमें पता है कि हम सबका पर्पस एक है। ये चीज़ आर्मी सिखाती है कि सबका पर्पस, सबका लक्ष्य। ये मैं मानता हूँ कि ये कॉर्पोरेट लाइफ में या वर्ल्ड में अलग नहीं हो सकता, लेकिन मुझे सबसे अच्छा चीज़ जो आर्मी से लगता है, इंसान की कदर करना। इंसान का कदर करो, ठीक है। जिस दिन आप इंसान को कदर करने लग जाओगे, आप समझ जाओगे कि मेरे को मेरे ऊपर वाले से भी सीखने को मिलेगा, मेरे को मेरे नीचे वालों से भी सीखने को मिलेगा। एक 18 साल का या 16 साल का, आजकल मैं अगर किसी बच्चों से भी बात करता हूँ, मैं एक 15 साल के बच्चे से भी सीखने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको कुछ ऐसी चीज़ें पता होंगी जो मुझे लाइफ में नहीं पता होंगी। और यही चीज़ आर्मी सिखाती है, टू कीप लर्निंग, टू ऑलवेज लर्न एंड टू ऑलवेज बी बेटर देन योर सेल्फ। ये नहीं सिखाती है कि तुम्हारे बगल वाला, क्योंकि फौज में है नहीं, बगल वाला कंपटीशन नहीं है, बगल वाला साथी है। और बाकी हर इंडस्ट्री में, हर जगह क्या है, बगल वाला कंपटीशन है। तो फिर आते हैं फिर आगे की तरफ। बिल्कुल आइए। देन व्हाई लेफ्ट आर्मी? आई लेफ्ट आर्मी बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम अ पर्सन ऑफ मल्टीपल पैशन। मुझे लगता है कि देखिए लाइफ में अगर मैं अपने उसमें भी बिलीव करूँ कि मेरा इसके बाद भी और जन्म भी होंगे, लेकिन मैं रुद्राशीष मजूमदार तो एक ही बार पैदा होऊंगा, और इतनी प्यारी और सुंदर शक्ल तो मुझे लगता है कि एक ही बार मिलेगी। क्या पता अगली बार भी मिल जाए, शायद मैं इससे भी और हैंडसम पैदा हो जाऊं। एक तो मेरी खासियत है, मैं खुद की तारीफ खुद कर लेता हूँ, दूसरों के लिए वेट नहीं करता, वेट करता रहूंगा तो कोई करने वाला तो है नहीं, आज तक करा भी नहीं है। घर वाले ऐसे मत बोलिए, घर पे हैं, घर पे। हाँ ये तो करेंगी ना। हाँ ये तो बात है, नाराज हो जाएंगी भाई साहब। हाँ मतलब आई एम सॉरी उनको। तो बाकी मुझे लगता है कि जो आपने कहा कि वाई लेफ्ट आर्मी, बिकॉज मुझे लगता है कि इस एक लाइफ में जो जो मुझे टैलेंट दिया गया है, जो जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मुझे करना चाहिए। पहला चीज़, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मैं क्रिकेट में अच्छा था, तो मैंने क्रिकेट खेला और दिल से खेला। फौज में मुझे लगा कि मुझे देश को सर्व करना चाहिए, तो मैंने दिल से किया। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे में एक एक्टिंग का भी टैलेंट है और मुझे बहुत मन है वो करने का। लक्ष्य मूवी की वजह से फौज में कितने लोग, लक्ष्य, बॉर्डर, ऐसी मूवी, कितने लोग फौज में आए हैं। तो मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं और लोगों के दिल को छू सकता हूँ। और जबकि भगवान ने, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ कि नहीं, वो तो आने वाले मेरे प्रोजेक्ट्स और जनता ही बताएगी, बट मुझे लगा कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ और मेरा ये पैशन है। तो मैंने सोचा कि 2 पैशन तो मैंने कर लिया, 7 साल और 9 साल की मेरी ट्रेनिंग भी थी, तो 16 साल तो मैंने करा है डिसिप्लिन से फौज के प्रति। तो एक मौका शायद मैं अपने आप को भी देना चाहूँगा एज एन एक्टर, तो इसलिए मैंने फौज छोड़ा। लेकिन आर्मी में मेजर रुद्रा, और फिर यहाँ पर आके अच्छा रुद्र मजूमदार, ठीक है, सीवी बगल रख, ये 2 लाइफ अलग हो गई ना फिर तो? बहुत अलग हो गई। मैं एक यूनिट का सोचिए एडजुटेंट कर रहा हूँ, जो कि दंडपाल कहते हैं। दंडपाल यानी कि वो डिसिप्लिन का उसको हेड, मतलब उसको डिसिप्लिन इंस्टिल करना है फौज में। तो मैंने एडजुटेंट भी किया। तो उस वक्त ऐसा था कि मैंने कोई आदेश पास कर दिया, वो कमांडिंग अफसर का आदेश था, तो वो पालन तो होगा। हाँ, अब एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब यही
मेजर रुद्राशीष मजूमदार हर ऑफिस में जाके आराम नगर में बता रहा है कि देखिए आपके पास कुछ काम है तो दे दीजिए। लेकिन मुझे एक चीज़ मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ, जो आपने पास्ट में किया वो आपका पास्ट अचीवमेंट है। आज के डेट में मैं मेजर रुद्राशीष मजूमदार हो सकता हूँ रिटायर्ड, लेकिन मैंने एक्टिंग इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग मुझे एज एन एक्टर समझे। तो मैंने वो डिसाइड किया कि इतना मेहनत करूंगा। थिएटर किया, मैंने वर्कशॉप किया, क्योंकि एक चीज़ फौज सिखाती है, अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो प्रिपेयर्ड होकर जाइए। थिएटर किया, मैंने वर्कशॉप किया, मैंने एक्टिंग कोर्सेज किए, सब कुछ किया, फिर ऑडिशंस किया, फिर मैं हर दिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता हूँ एक्टिंग रिलेटेड, या कोशिश करता हूँ कि कुछ करूँ, कोई काम मिले, कुछ किसी को भी मैं छोटा नहीं समझता। तो मैं हर ऑफिस में जाता रहा, काम मांगता रहा, और सच बताऊँ तो मेरे में एक चीज़ भगवान ने अच्छा दिया है कि मेरे में ईगो नहीं है। मतलब मैं ये नहीं समझता हूँ कि मेरे से ऐसे कैसे बात कर लिया, मैं ये समझता हूँ कि अभी उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, करने दो, कोई बात नहीं। जिस दिन मैं एक्टिंग से करूँगा ये खुद बोलेगा कि ये इंसान जो है मेजर भी था और एक्टर भी है। तो इज्जत मुझे लोगों से डिमांड नहीं करना है, कमानी है। जिस दिन अपने आप को एक्टिंग इंडस्ट्री में प्रूव कर दूंगा, खुद इज्जत से बात करेंगे। आप देखिए ना कितने एक्टर्स हैं, जैसे मैं पंकज त्रिपाठी सर को और अपने मनोज बाजपेयी सर को, इनफैक्ट SRK सर को, इनको मैं सर इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फ्रॉम वेयर दे हैव कम, कहाँ से आए हैं, कोई इनको जानता नहीं था और आज क्या है ये लोग। तो अगर वो कर सकते हैं मैं भी करूँगा। वही बोला ना कि लाखों लोग करके चले गए, लाखों लोग तुम्हारे बात भी करेंगे, लाखों लोग कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि तुम अकेले हो। बिल्कुल, तो मैं कर रहा हूँ। लेकिन देखिए आप आर्मी में थे, उसका डिसिप्लिन जो था वो यहाँ पर काम आ रहा होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पर आपको तो हमेशा फिट रहना है। बिल्कुल में बिल्कुल। यहाँ पे कभी आपको आमिर खान की तरह वेट भी बढ़ाना है, बिल्कुल, कभी आपको क्या कहते हैं रणदीप हुड्डा की तरह वेट लूज भी करना है, अरे 10 किलो कर देना है, 15 किलो बढ़ाना। तो ये सब फिर आर्मी में जो सीखा है वो यहाँ काम आ रहा है बहुत। मैं तो एक बात बताऊंगा कि आप लगा लीजिए, मेरा तो किस्मत इतना बढ़िया है कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया कोविड हो गया तो लेकिन किस्मत मेरी ये भी बढ़िया है कि मैं आते ही मैं हर ऑफिस में जाता था तो मुझे छिछोरे मूवी मिली, फिर मुझे जर्सी मिली। आप बिलीव नहीं करेंगे, छिछोरे जब मुझे ऑडिशन क्लियर किया मैंने, तो मेरा जो वेट था वो उनको बिल्कुल परफेक्ट था कि ठीक है आप इसी लुक में आप परफेक्ट है। मैंने खुद से 6 kg घटाया, खुद से, जबकि मेरा कोई इतना बड़ा कैरेक्टर भी नहीं था कि वो अलग से दिखेगा। पर ये चीज़ मुझे फौज ने सिखाई कि आज अगर ऐसे किरदार के लिए तुम 6 kg लूज करते हो ना, तो तुम्हारा डिसिप्लिन बैठ जाएगा कि जब तुम्हें बड़ा भी मिलेगा तब तुम्हें वो मेहनत डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि कुछ ना के लिए भी मैंने 6 kg लूज किया था। तो एक्टिंग इंडस्ट्री में ये करना पड़ता है। और फौज में एक चीज़ मैंने सीखा है, लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा एक चीज़ बहुत बढ़िया है, भगवान ने मुझे एक चीज़ दिया है कि मैं खाता हूँ तो मेरे को हवा से भी वेट लग जाता है, और मैं घटाता हूँ तो मेरा 5 दिन में वेट घट जाता है। तो कैसे घटा लेते भाई 5 दिन में? घटाता तो हूँ मैं, ऐसा हूँ कि एक तो दौड़ता बहुत हूँ, दौड़ता हूँ, दिन में 1 बार खाता हूँ, बाकी पानी पीता हूँ। तो पहले 5-6 दिन में जैसे ही कम हो जाता है, फिर उसके बाद मैं रूटीन में आता हूँ। तो पहला 5-6 दिन तो मेरे को मतलब मैं अपना फौजी ट्रेनिंग लागू कर देता हूँ कि कोई खाना नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ दौड़ना है, दबा के दौड़ना है और दबा के एक्सरसाइज करनी है। तो ये चीज़ करता हूँ मैं। पहले 7 दिन में जब क्या होता है ना कि इंसान को मोटिवेशन नहीं मिलता है, मैं पहले 7 दिन में बॉडी को इतना तंग कर देता हूँ कि मैं वेट मशीन में चढ़ते पहले 7 दिन का मुझे दिखता है 5 kg लॉस हो गया। जैसे ही 5 kg लॉस हो गया, अब अगर आप खाएंगे तो वो 5 kg बढ़ भी जाएगा, लेकिन तब मुझे क्या हो जाता है, ईजी पड़ जाता है, मेंटली ईजी पड़ जाता है कि 5 kg तो कर लिया, अब यहाँ से खाऊंगा नहीं, तो एक कंट्रोल आ जाता है। फिर मैं धीरे 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 करके और रिवर्स करना हो, किसी मूवी के लिए बढ़ाना हो तो फिर बढ़ाना हो तो फिर तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मीठा खिलाओ दबा के। खाना तो मैं इतना खा सकता हूँ कि कोई मतलब फौजी इंसान हूँ, खाना मिल जाए एक बार में। हमेशा यही सोचता हूँ कि यही आखिरी मील है, तो इसमें इतना खाना है, खा लो। तो वो तो मैं कभी भी खा के वेट बढ़ा सकता हूँ, वो तो मेरी खासियत नहीं, वो मेरा टैलेंट है। अच्छा, बॉलीवुड में अक्सर ये चर्चा होती है कि लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल है, एक्ट्रेसेस के लिए बड़ा मुश्किल है। तमाम ऐसे केसेस आते भी हैं, हाल फिलहाल में भी तमाम ऐसे आरोप रहे कि भाई अगर पता होता कि ऐसे हो के गुजरना पड़ेगा, एक्टिंग ऐसे मिलेंगी फिल्में, तो इससे अच्छा था कि छोड़ दिया होता, कुछ और कर लिया होता। कास्टिंग काउच की बात कर रहा हूँ। ओके। और फिर लड़कों के लिए भी दिक्कतें, बाकी लड़कों का तो बता नहीं सकता, मेरे लिए तो ये सब दिक्कत रही नहीं है, क्योंकि शायद इधर मेरा मेजर काम आ जाता है, जो आप बोले ना इधर मेजर रुद्राशीष बोलने पे ये काम आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरे को अभी इंडस्ट्री में रह के, मैं इतना एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, मैं बहुत ही जूनियर हूँ अभी इंडस्ट्री में। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हर कोई अपना पाथ चूज़ करता है। लोग शायद बाद में इस बात को कंप्लेन करे,
लेकिन मैं मानता हूँ कि आप अपना रास्ता खुद चुनते हैं। अगर आप एक टाइम पे सोचते हैं कि मैं ये चीज़ कर लेता हूँ और बाद में आप उसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करें, तो मैं कहूँगा कि ये तो आपकी गलती थी। देखिए आज के डेट में बॉलीवुड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और इतनी स्कोप है। और फिर आप इतने समझदार हैं कि आपसे कौन किस तरीके से मिल रहा है, किस तरीके से देख रहा है, ये आपको पहली नज़र पहली मीटिंग में तो पता ही चल ही जाता होगा। बिल्कुल पता चल जाता है रोहित, कैसे नहीं पता चलेगा किसी का इंटेंशन। और एक बात बताइए, आप अगर देखें ना, भगवान ने ना औरतों को एक बहुत बढ़िया चीज़ दिया है, सिक्स सेंस है वो। सिक्स सेंस। हाँ। और मर्दों में एक ही चीज़ कम दिया, कॉमन सेंस। मजाक कर रहा हूँ, बट वो कहते हैं कि लड़कियों में, महिलाओं में अगर आप सामने से मैसेज भी कर रहे हैं हेलो, तो किस इंटेंशन से किया गया वो उनको पता चल जाएगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप मतलब इससे तो अच्छा एग्जांपल हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आपको इंटेंशन तो पता होता है। मेरे कितने दोस्त हैं जो फीमेल मतलब एक्टर्स हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको भी ऐसी मैसेजेस कॉल्स आते हैं, वो नहीं जाते हैं। और आज के डेट में आप देखिए ना, बॉलीवुड कितना बढ़िया स्ट्रक्चर्ड कर दिया है कि इन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर्स रख लिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कि प्रोमिनेंट है, नोन है, वो इसीलिए इतने बड़े हैं क्योंकि वो थोरो प्रोफेशनल है। आपको कभी भी ऐसी टाइम पे ऑडिशन नहीं बुलाएंगे कि जो ऑड आवर्स हो। आपको एक टाइम पे दे देंगे, आपको उस टाइम पे होगा। और कहाँ पे ऑडिशन होगा? ऑफिस में होगा, जहाँ और 50 लोग हैं। वर्क आवर में, बिल्कुल वर्क आवर्स में होगा। 50 लोग हैं, आप जाइए ऑडिशन करिए। इतना स्ट्रक्चर्ड कर दिया है, इतना सब कुछ क्लियर कर दिया है। आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, ओटीटीज है। बिल्कुल, पहले ये नहीं थी। ओटीटीज है, यूट्यूब है, फिर आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया आप हर जगह से ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने कोई रास्ता चुन के फिर आप उस चीज़ को ब्लेम करो कि ये चीज़ मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ कि दोनों देख रहा हूँ कि कुछ लोग चूज़ करते हैं कि वो शॉर्टकट मिल जाए। और मैं आपको एक बात बता दूँ, सबसे खास बात बॉलीवुड की, बहुत ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है बॉलीवुड की, कि जो ये शॉर्टकट वाला रास्ता चुनता है ना, वो आगे नहीं बढ़ते। वो ये क्या कहते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में यही लागू होता है। बिल्कुल। जो ये लॉन्ग कट वाला चुनते हैं ना कि मैं मेहनत करूंगी, मैं इतना जल्दी शॉर्टकट में नहीं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगा, और मैं मेहनत करके ही अगर मुझे ना भी मिले तो कोई बात नहीं, ये लोग ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं और ये ग्रेट एक्टर्स बनते हैं, क्योंकि इनको उतना टाइम भी मिलता है, उतना एक्सपीरियंस भी हो जाता है और वो ग्रेट बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो पर्सनल चॉइसेस हैं। बाकी यस ऑफ कोर्स, देखिए कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी जगह हो, कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत हुआ है। और जहाँ पे गलत हुआ है, मुझे लगता है कि एक ही चीज़ मुझे फिल्म इंडस्ट्री का लगता है कि स्ट्रक्चर्ड ऐसा है कि आप स्टैंड नहीं ले सकते ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ऐसा, ये एक क्लोज निट सर्कल है, अगर आप स्टैंड लेंगे तो बाकी सब आपके खिलाफ चले जाएंगे। तो ये एक चीज़ मुझे ख़राब लगता है। बट आज के डेट में मुझे लगता है कि अगर आप आएंगे तो देयर आर अदर पीपल ऑल्सो जो सामने आके आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ क्लोज निट नहीं रह गया है। बहुत अच्छे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स भी है, बहुत अच्छे डिफरेंट डायरेक्टर्स भी है, और हर कोई अपने स्ट्रक्चर से काम करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में कभी भी गलत हो, कुछ भी हो, पहली बात तो अपने लिए स्टैंड ज़रूर लो, क्योंकि अच्छे एक्टर बन पाओ ना बन पाओ, एक अच्छा इंसान ज़रूर बनो। और जब आप में हिम्मत हो ना, आप ऐसा बन जाओगे कि लोग आपसे इतना प्रभावित होने लगेंगे या इतना सुनने लगेंगे कि आपको और किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। तो अभी क्या कुछ काम चल रहा है, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किस किस प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया। मैंने छिछोरे में किया, जर्सी में किया, मिसेस अंडरकवर में किया, अवरोड 2 में किया। और अब मेरे अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है वेलकम टू खागोई, मतलब अभी उसका नाम वेलकम टू खागोई है। वो एक इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म है जिसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा किरदार प्ले किया है। वो लोग अभी बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स के लिए तैयार कर रहे हैं। एक मेरी शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है मुक्ति, वो भूटान, चेन्नई और कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड भी जीता है। वो बहुत अच्छा कर रही है। तो उसका भी मैं वेट कर रहा हूँ कि कमर्शियली किसी प्लेटफॉर्म में आ जाए, और शायद वो जल्दी आ जाएगी नेक्स्ट ईयर आई गेस। तब तक वो सारी फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही है, जिसमें कि मैंने लीड का किरदार किया है। अभी फ़िलहाल मैं एक प्रोजेक्ट शूट करके आ रहा हूँ जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा जब तक वो डेवलप नहीं होता। जब वो डेवलप हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। उसमें भी मैंने एक प्रोटैगनिस्ट का ही कैरेक्टर किया है। उसके अलावा मेरी एक मूवी है कंट्रोल, जो कि कमर्शियल है, और वो मैंने पेन पिक्चर्स के साथ किया है। वो या तो इस साल एंड में या तो अगले साल जनवरी फरवरी बिगिनिंग में वो रिलीज़ होने वाली है, जिसका लीड है ठाकुर अनूप सिंह, जो कि आज के डेट में मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। तो ये है फ़िलहाल जो प्रोजेक्ट्स मैंने करे हैं। और बाकी मैं टीवी एड्स वगैरह करता रहता हूँ, और बाकी वेट कर रहा हूँ कि और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। और सबसे बड़ी
चीज़ ये है कि मुझे जो सबसे अच्छी भी लगती है और सबसे अजीब भी लगती है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं इतने साल में इतने प्रोजेक्ट्स किया, और सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने फौजी किरदार नहीं किया। मैंने जो सारे किए हैं, सारे अलग अलग किरदार किए हैं। कहीं पे गांव का लड़का किया है, कहीं कुछ और किया है, कहीं पे मैंने एक फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड का कैरेक्टर किया है, या फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम लाइफ का कैरेक्टर किया है जो कि मुक्ति में किया है। तो मुझे लगता है कि इससे मुझे रियलाइज़ होता है कि लोगों को मेरे एक्टिंग पे तो भरोसा है, तभी उन्होंने मुझे वो किरदार दिया। क्योंकि जो आप डेली लाइफ में कर रहे हैं और अगर आपको वो कैरेक्टर दे दिया जाए, आप तो बहुत ईजिली वो कर लेंगे। और सबसे फनी भी चीज़ ये है कि मैं फौजी होते हुए मुझे अभी तक किसी ने फौजी का एक ऐसा कोई कैरेक्टर दिया नहीं। मुझे लग रहा है कि मेजर रुद्रासीस बायोग्राफी आएगी। मैं कहूँगा तब आप कि एक्टिंग कर रहे होंगे। मतलब इसके मुंह में घी शक्कर नहीं, मुझे यार अभी मिठाई तो अभी खिला देता है यार। अभी ये बात मतलब मैं जानता हूँ कि कभी कभार आपके ज़बान पे सरस्वती जी होती हैं, बस अभी हो। चलिए होप सो। और एब्सोल्युटली, और मैं खुद ही करूँ बायोपिक, फिर तो और मजा आ जाएगा। और शायद मैं भी हूँ फिर। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। चलिए ठीक है, आते हैं। और बॉलीवुड पे यह भी जिक्र होगा, चकाचौंध की दुनिया है माया नगरी। बिल्कुल। लाखों लोग मतलब कहते हैं कि कंकड़ उठाओ मारो, किसी एक्टर एक्ट्रेस पे ही गिरना है, किसी के सर पे। तो उस चकाचौंध की दुनिया में एक जो दर्द है, मतलब स्क्रीन के पीछे का जो दर्द है, सामने तो दिख रहा है मेकअप में बहुत अच्छी लड़की दिख रही, बहुत अच्छा लड़का दिख रहा है, जो उसके पीछे का दर्द है, आपको लगता है कि बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा परेशानियां हावी हो गई। क्योंकि हाल फिलहाल में देखिए सुसाइड के केस बहुत बढ़े हैं वहाँ पर। यस ट्रू। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि मेरे को ना किसी ने बहुत बढ़िया चीज़ बोला था कि मेरे जब कमांडिंग ऑफिसर को, जब मैं फौज छोड़ रहा था, तो उनसे पूछा था कि आपको नहीं लगता है कि ये बॉलीवुड में जाके अगर कुछ नहीं कर पाया तो दुखी हो जाएगा? तो मेरे सीईओ ने कहा था कि इस बच्चे को मैं जानता हूँ, ये ऐसा इंसान है, ये फौज में भी खुश था, ये वहाँ भी खुश रहेगा, कर पाए ना पाए डजेंट मैटर, वो सक्सेस मिले ना मिले खुश रहेगा। तो मुझे लगता है कि खुश रहना तो एक हमारी जिम्मेदारी है, और हमें समझना चाहिए कि अगर हमने ये रास्ता चुना है, क्योंकि देखिए किसी ने आपको नहीं बोला कि आप आइए। फौज में भी किसी ने ना बहुत बढ़िया चीज़ बोला था कि किसी ने तुमको नहीं बोला कि आओ हमें तुम्हारे जैसे अफसर की ज़रूरत है, तुम खुद आए हो। और बॉलीवुड में भी हम खुद गए हैं। तो एक चीज़ रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई रास्ता चुनते हैं तो आपके पास दुखी होने का स्कोप नहीं है, क्योंकि आपने खुद चुना है, आप उसको खुशी से करिए। पर ये बात बहुत सच है कि आज के डेट में कि हाँ, बॉलीवुड में एक स्ट्रगल है। मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगा, मुझे लगता है कि एक मतलब टाइम टेकिंग है प्रोसेस। क्योंकि आप देखिए, मैं मेजर भी ना 9 साल के ट्रेनिंग और 6 साल के सर्विस के बाद ही बना था, तो 15 साल तो मुझे भी लगे मेजर बनने में। तो मैं वही चीज़ इक्वेट करता हूँ कि अगर मैं बॉलीवुड में जा रहा हूँ तो मैं अपने हाथ में समय लेके जा रहा हूँ, मेरे पास इतना समय है। तो हाँ, अब बॉलीवुड का दिक्कत क्या है, या मतलब जो आप बोल रहे हैं कि मायानगरी की रंगीन, या मायानगरी की चकाचौंध में डिफ़िकल्टीज़ मैं बोलूँगा, वो ये है कि आप ना अनसर्टेनिटी से गुजरना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि अगर आप फौज में कुछ भी कर रहे हो, आपके एट द एंड ऑफ द डे फर्स्ट 1 तारीख को आपका सैलरी इज बीइंग क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ठीक है। बॉलीवुड में ये चीज़ नहीं है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। छिछोरे मूवी मैंने किया 2019 में, 2020 में मुझे जर्सी मिला, लेकिन कोविड की वजह से शूट ही नहीं हो पाया। तो 1 साल तो मेरे पास कोई काम नहीं था, 1 साल। और 1 साल में मेरे पास कोई पैसा नहीं, ना टीवीसी मिला, ना ऐड मिला, कोविड में मैं बैठा रहा। फिर जब मैंने जर्सी किया, जर्सी के 1 साल बाद मुझे अवरोध मिला। तो ये जो है ना, ये टाइम फ्रेम जो होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपको पता नहीं कैसे सर्वाइव करना होता है, अनसर्टेनिटी है कि आगे काम मिलेगा भी कि नहीं। बट मुझे लगता है कि यही तो सबसे प्यारी चीज़ है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो जिस दिन आप इधर बैठ के बता रहे होंगे कि आपने 10 सक्सेसफुल मूवीज़ दे दी और आज के डेट में आप एक टॉप मोस्ट एक्टर है, तो आपको उस बात की वैल्यू कैसे पता चलेगी जब तक आपने ये लाइफ लीड नहीं किया। बिल्कुल। पंकज त्रिपाठी जी ने कहीं ये कहा कि उनसे पूछा गया कि आपकी कठिनाइयाँ क्या रही, स्ट्रगल क्या रहा, तो उन्होंने पहले कहा तो ये स्ट्रगल शब्द होता नहीं है। बिल्कुल। हम सबकी अपनी जर्नी है, हम अपना कहीं भी काम करेंगे तो वो एक जर्नी होती है, एक प्रोसेस होता है। एक किसान भी जब गेहूँ लगाता है, धान लगाता है, तो वो ऐसा नहीं कि एक दिन लगाया दूसरे दिन उग गया, उसके लिए प्रोसेस 6 महीने का लगता है, फिर धान होता है, फिर उसकी कुटाई होती है। उन्होंने कहा कि मेरी डिफ़िकल्टीज़ इसलिए नहीं है, स्ट्रगल वाली कहानियाँ मेरे पास इसलिए नहीं है, क्योंकि मेरी जो ख्वाहिशें रहीं वो बहुत कम रही। भाई 6x6 के बेड में लेटना है, सुबह 2 रोटी और शाम को 2 रोटी खाना, वो मेरी पत्नी मेरे लिए
कर देती थी, क्योंकि फाइनेंस वही संभालती थी उस वक्त जो कमाती थी। करेक्ट। तो मेरा उसके आधार पर ये सवाल है कि क्या आज अपने आप को दिखाने के लिए जो बॉलीवुड में है कि भाई मेंटेन करके रखना है, भले पैसा जेब में ना हो लेकिन मेंटेन करके रखना है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा युवाओं को ये करती है कि भाई ये होना चाहिए तभी आप एक्टर बन पाओगे, इतनी मतलब पैसा गाड़ी ऐसा होना चाहिए तभी आप मेंटेन कर पाओगे, तो कहीं एक्टिंग कर पाओगे। मुझे लगता है देखिए अब दो चीज़ है, लोग एक एक्टर और एक सुपरस्टार बनने में गलत हो जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर मेरे को सुपरस्टार बनना है तो मुझे इस तरीके से दिखना है, लेकिन अगर आप एक्टिंग से प्यार करते हैं सच में तो आप अपने लुक्स पे नहीं, यस अपने आप को मेंटेन तो करना चाहिए, वो मैं एक्टर के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ हर युवा के लिए, बिल्कुल हर किसी के लिए अपने आप को फिट रखना, कि मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखूँ, मैं अपने आप को मेंटली अवेलेबल रखूँ, ये हर किसी का ड्यूटी है, चाहे आप बॉलीवुड में हो ना हो, आप कॉर्पोरेट में हो। अब लोग ये सोचते हैं कि बॉलीवुड है तो तभी इसको अच्छा दिखना है, नहीं नहीं नहीं, अच्छा दिखना वो खुद में ही आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आपको इतना अच्छा लगता है कि यार मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो ये चीज़ तो सबके लिए लागू है, बट ये बहुत गलत चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि मेरे को बहुत मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे स्किन में ये करना है, जैसे कि सर्जरीज वगैरह भी, जो भी ये चीज़ है, ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे एक्टर हो, आपके सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं, मनोज बाजपेयी सर हैं, पंकज त्रिपाठी सर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर है। अब आप एक बात बताइए, उनका जो टैलेंट है वो एक्टिंग ही है, एंड वो दिखा देते हैं ऑन स्क्रीन, रूल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि क्या मैं सुपरस्टार बनना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ। मेरे लिए इसीलिए मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे इतना बड़ा सुपरस्टार बनना है या ऐसा बनना है। मैं बस इतना सोचता हूँ कि मुझे अच्छी एक्टिंग करनी है, अच्छा काम करना है, दिल से करना है, क्योंकि मुझे एक चीज़ में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, यहाँ पे जो लिखा है ना डेस्टिनी में, वो आप नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं बदल सकता। डेस्टिनी से याद है, अक्षय कुमार ने कहा कि मैं जब किसी ऑफिस में जाता हूँ तो लाइन लगी होती है। करेक्ट। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये तो मुझसे देखने में अच्छा, मुझसे अच्छी हाइट, गुड लुकिंग, डायलॉग डिलीवरी भी मुझसे अच्छी, लेकिन वो अंदर नहीं आ पा रहा है, बस इस वजह से कि बस फ़र्क है डेस्टिनी का। बिल्कुल। तो अगर मेरे यहाँ लिखा हुआ है ना तो मैं बनूंगा ही, वो तो कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं बिलीव करता हूँ कि जो आपका आर्ट है आप उसके प्रति ऑनेस्ट रहिए, और ये चीज़ मुझे फौज ने सिखाई थी। मेहनत आप अपनी कीजिए, बिल्कुल, डेस्टिनी तय करेगी आप कहाँ पहुँचेंगे। फौज ने एक चीज़ सिखा दिया था कि देखो जो भी आप काम करो ऑनेस्टी से करो और इंटीग्रिटी से करो। अगर आप ये दो चीज़ से आप अपना काम करेंगे, वो काम का रिजल्ट आपके पक्ष में भी नहीं आएगा तो भी आप फख्र से जिएंगे कि एकदम कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। उसी इंडस्ट्री में है, जवाब कैसे देना है आप जाने। बॉलीवुड में कहानियाँ कम हो गई जो ये चीज़ तो मैं बिलीव करता हूँ कि शायद थोड़ा सा, जैसे आपने बोला ना कि थोड़ा आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक देखिए बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जहाँ पे पैसा बहुत मैटर करता है, तो आई थिंक ये एक बिजनेस भी है, बट आई थिंक कभी कभार लोगों का ये समझना ज़रूरी है कि बिजनेस भी एक आर्ट है। हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो बिजनेस कर सके। बिल्कुल। कोई बिजनेसमैन टॉप मोस्ट बिजनेसमैन बन जाता है, कोई बिजनेस खोल के 10 बार फेल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप अगर बिजनेस को, आप आज के डेट में क्या हो गया कि हम जल्दी जल्दी 10 मूवी निकाल दें और 10 के, और क्या पता है, देखिए मुझे स्टैटिस्टिक्स तो नहीं पता, अगर उनसे उनको पैसा मिल जा रहा है तब तो वो सही है, चाहे वो अगर कंटेंट, क्योंकि अगर देखिए अगर उनका मेन एम है पैसा कमाना, अब हम हर किसी का नहीं सोच सकते, अगर उनका मेन एम है पैसा कमाना और वो 10 मूवी बना के पैसा कमा रहे हैं तो वो उनका थॉट प्रोसेस है। अब इसके वजह से वो उनको खराब सोचे, बुरा सोचे, लोग सोचे, उनका पर्पस इज बीइंग सॉल्व्ड। लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, मुझे लगता है कि आप 10 मूवी बनाने की जगह 4 ऐसी मूवी बनाए कि आपको बराबर का पैसा मिले, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट बना रहे कि ये जब मूवी बनाते हैं तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी की मूवी बनाते हैं। कंटेंट है, लेकिन आजकल बॉलीवुड का आई थिंक कंटेंट मोर इज ऑन आपका OTT प्लेटफॉर्म्स रैदर देन आपके अच्छे। अभी क्या हो गया ना कि थोड़ा लोगों के भी टेस्ट बदल गए। लोग पहले जो चीज़ पसंद करते थे आज के डेट में वो चीज़ नहीं पसंद करते हैं। थोड़ा क्राउड का भी मतलब आपका ना बदलाव आ गया है। तो मुझे लगता है कि कंटेंट नहीं है ऐसा नहीं बोलूँगा, कंटेंट तो बहुत है, बट आई थिंक लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं कि फटाफट से बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, और उस प्रोसेस को मैंने बोला ना कि शिद्दत और ऑनेस्टी से अगर आप बनाएं तो वो स्क्रिप्ट राइटिंग से शुरू होता है। तो वहाँ से अगर आप करें तो शायद कंटेंट होंगे। और मैं मानता हूँ कि अगर मेरी डेस्टिनी में है तो शायद मैं एक ऐसा एक्टर बनूंगा
जो ऐसे कंटेंट लाऊंगा कि लोग हमेशा लुक फॉरवर्ड टू करेंगे कि हाँ जब इसका मूवी आ रहा है तो शायद कुछ अच्छा ही कंटेंट होगा। बिल्कुल, गुड लक। और मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ी ऑडियंस साउथ की तरफ मूव कर चुकी है। बिल्कुल, हिंदी डब्ड देख रही है, ओरिजिनल देख भी नहीं, हिंदी डब्ड देख रही है, उसको साउथ के कंटेंट बहुत पसंद आने लगे। ये मैं कहूँगा कि ये शायद इसलिए भी है क्योंकि अल्टीमेटली लोग वही चीज़ देखना पसंद करते हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं। देखिए बॉलीवुड भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसे काफ़ी कंटेंट भी बनते हैं जिसका हमारे रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास काम है और टाइम नहीं है। जब वो टाइम लेके फिल्म देखने जाए तो मुझे लगता है कि हम इसीलिए जाते हैं कि हम उसको पूरा एंजॉय कर सके और हम समझ सके कि हम उसका हिस्सा थे। अब अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टोरी को हम इंडियन कल्चर में फिट करना चाहते हैं तो वो शायद बन नहीं पाएगा, वो शायद लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन साउथ क्या है ना कि अपने देश से जुड़ा हुआ स्टोरी बनाता है कि जिससे हर कोई समझ सके कि अरे मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। वो एंटरटेनमेंट भी है, तो शायद इसीलिए साउथ की इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है। बट अलॉन्ग विद दैट आई थिंक बॉलीवुड की भी इंडस्ट्री जैसे अभी जवान बनी थी या ऐसे पिक्चर्स भी है जो अच्छा कर रही है। बट आई थिंक जितना हम लोगों से जुड़ा हुआ कंटेंट बनाएंगे जिसमें कि हर कोई अपने आप को समझ पाए, क्योंकि मैं बताऊँ फिल्म मेकिंग ना बहुत ट्रिकी है। आप कुछ ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो कि शायद एरिस्टोक्रेट को पसंद आएगी कि वाह ये क्या स्टोरी बनी थी, लेकिन जो कॉमन जनता है उनको लगे कि यार मुझे तो समझ नहीं आया। लेकिन अगर आप कॉमन जनता को खुश कर रहे हैं तो हो सकता है ऊपर वाले बोले कि यार मज़ा नहीं आया ये चीज़ थोड़ी। अब जैसे स्त्री मूवी देख लीजिए, स्त्री 2 मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं गया था हंसने और मज़े करने। अब बहुत जो थोड़े अपर क्लाउड है उन्होंने कहा कि ये ऐसा ही कोई ऐसे ही बस कॉमेडी बना दिया है, उनको शायद वो चीज़ पसंद नहीं आई, उनका टेस्ट थोड़ा अलग होगा। तो मुझे लगता है फिल्म मेकिंग बहुत टफ है। बट मुझे ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म मेकिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस क्राउड के लिए कर रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ। ठीक, तो ये एक है। अब आते हैं फिर थोड़ा पीछे, एक मेजर से भी सवाल, एक इंडियन से भी सवाल। और पहला सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की कोई हैसियत है आने वाले वक्त में नक्शे पे होगा या नहीं? इस पे तो मैं जवाब ही नहीं दूंगा, मेरी हंसी शायद जनता तक पहुंच जाए। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो नक्शे में होगा कि नहीं होगा। मेरा बस इतना मानना है कि जिस हिसाब से मतलब जैसी उनकी अभी हालत है शायद उनको अपने पे ही फोकस करना चाहिए। दूसरों पे फोकस करना तो ये मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बोल लीजिए हो जाएगी, घर फूंक के तमाशा देखना होता। हाँ तो मुझे लगता है कि ऐसा सोचना उनके लिए गलत होगा। बाकी मैं सोचता हूँ कि अगर वो अपने देश पे फोकस करे और अपने डेवलपमेंट के लिए करे और बिल्कुल ही इंडिया पे कोई नज़र ना डाले, तो मैं भी चाहूँगा कि उनका देश दोबारा खड़ा हो और अच्छा करे। लेकिन अगर उनकी इंडिया पे नज़र होगी, आँख दिखाएंगे तो निकाल ली जाएगी। तो फिर हाँ आपने कह दिया। उसी से आगे जुड़ा हुआ सवाल, बिल्कुल पीओके भारत हासिल कर लेगा? ये तो आप अपने प्राइम मिनिस्टर से ही पूछ लेना। नहीं, होम मिनिस्टर बोलते हैं कि जब मैं जम्मू कश्मीर बोलता हूं तो उसका मतलब होता है कि पूरा कश्मीर, उसमें पीओके भी शामिल है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो मैं आई थिंक जैसा जनता चाहेगी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कि मौजूदा हालात में जो चल रहा है, बहुत सालों बाद चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में, 14 के बाद, फिर 19 में 370 हटता, उसके बाद का चुनाव हुआ। अब कश्मीर मतलब एक जो विज़न था देश का कि चलो एक देश, एक संविधान, एक निशान, सब कुछ हो गया। लगता है कि अब्दुल्ला परिवार के हाथ में जिम्मेदारी गई है, स्टेट अच्छे से संभाल लेंगे। आई जस्ट होप सो, आई होप सो, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए अगर उनकी जनता ने उनको चुना है तो अपने भले के लिए ही चुना होगा। क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा बिलीव करता हूँ कि हर एक लोकेलिटी में एक अलग लीडर होता है और उस लोकेलिटी का इंसान उसी को चुनता है जिससे उनको उम्मीद होता है और भरोसा होता है। और अगर चुना गया है, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो,
अगर जनता किसी को चुन रही है तो जनता अपने भले के लिए चुन रही है। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि मेरे लिए ये मेरे को बहुत कोई क्वेश्चन करता है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो मैं खुल के बता दूं कि मैं किसी को भी नहीं सपोर्ट करता। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जनता, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर किसी का भला होना। और मुझे हमेशा ये लगता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे कभी भी किसी का जो मत है, जो मतलब ओपिनियन है, मैच नहीं होगा। पॉलिटिक्स, रिलीजियन, आपके कुछ विश्वास है, मेरे कुछ विश्वास है, वो कभी मैच नहीं हो सकते। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके बदलने चाहिए, आपको मेरे बदलने चाहिए। और मुझे ये बहुत बेवकूफ़ी लगती है कि लोग इस पे झगड़ा कर बैठते हैं, क्योंकि झगड़ा नहीं, अल्टीमेटली आप चुनेंगे तो उन्हीं को ना जिनको आप चाहते हैं। बिल्कुल। शुरुआत में जैसे आपने जिक्र किया कि जब आप गाँव की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट सैनिकों की तरफ दिखता है, बहुत प्यारा है। लेकिन जब आप शहरों की तरफ आते हैं तो वहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल। तो ऐसे मेरा सवाल ये है कि क्या 370 हटने के बाद जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहती थी वो थोड़ा कमज़ोर पड़ी? हाँ, मैं ये बोलूँगा कि देखिए कमज़ोर पड़ी कि नहीं, इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी अच्छा रहा, मतलब काफ़ी ईजी रहा वहाँ पे ऑपरेट करना। एंड जो मैंने बोला कि थोड़े यूथ में भी बदलाव दिखे हैं, वो लोग भी उस चीज़ को, आई मीन उस चीज़ को उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि शायद उनका लाइफ और बेटर हुआ है। बाकी देखिए अभी उन्होंने अपना पार्टी चुना है और आई होप कि वो लोगों के फेवर में काम करे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर वही होता है। एंड सही बोलूँ तो मैं पॉलिटिशियंस को लीडर नहीं कहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी आपका खुद का इंटरेस्ट और किसी का इंटरेस्ट आ जाए रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द जनता, तो आप लीडर तो नहीं है। लीडर वो होता है जो निस्वार्थ होता है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग सैनिक हैं, वहाँ तैनात हैं और एक आतंकी के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं और फिर बुरहान वानी के लिए इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो जाए, तब क्या सोचते हैं आप लोग? दर्द नहीं होता इनके लिए लड़ रहा हूँ मैं? नहीं, तब हमें देखिए, हम जो है ना, फ़ौज की एक सबसे ख़ास बात यह है कि फ़ौज को पता है कि उसका टास्क क्या है, उसका मिशन क्या है। देखिए अब ये वाली बात है कि अगर बच्चों को घर में नहीं पता कि उसको डॉक्टर बनना है, उसको क्रिकेटर बनना है, उसको चीज़ें, आपने कभी देखा है कि पेरेंट्स बच्चे को छोड़ दे कि नहीं तुझे मेरी बात नहीं सुननी, तू नहीं। तो हमें रियलाइज़ होता है कि देखिए अब सोशल मीडिया है, बुरहान वानी बेसिकली उसी से फेमस हुआ था, अपने फेसबुक पोस्ट वगैरह से। तो उसके कुछ यूथ को लगा होगा, वो मिसगाइडेड थे, लेकिन वो चीज़ कैसे बदलेगी? जब एजुकेशन सिस्टम बदलेगा, जब उन्हें बताया जाएगा कि उनके साथ इंडियन आर्मी या कैसे जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, देखिए आपको जैसे पढ़ाई जाएगी आप वैसे ही बनेंगे। अब उसमें उस बच्चे का नहीं है, अगर आपको घर में बताया जाए, अब घर में आप जहाँ, आप कहाँ के रहने वाले? यूपी से रहने वाले। अब अगर फौज की एक गाड़ी जा रही है, आप देख रहे हो कि आपके पापा भी बोल रहे हैं ये देखो फौज की गाड़ी है बेटा, आप सल्यूट कर रहे हो, तो आप सल्यूट करोगे? बिल्कुल। तो आप बचपन से वैसे देख के बड़े हुए हैं। अब उनकी फौज की गाड़ी जा रही है, उनका अगर वो घर वाला बोल रहा है कि ये फौज की गाड़ी है, दूर रहो दूर रहो, तो बच्चा भी वही सीखेगा ना। तो मुझे लगता है कि और ये चीज़ इसीलिए है क्योंकि पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? बहुत सिंपल है, डिवाइड एंड रूल। कभी भी किसी को इकट्ठा मत होने दो। अगर मेरे को किसी ने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि अगर जनता ये मानना बंद कर दे कि आप मेरे राजा हो, तो क्या आप मेरे राजा हो? बिल्कुल नहीं हो ना। तो वहाँ पे रहने के लिए आपको बहुत सारी गेम खेलनी पड़ती है, और वो शायद कॉमन जनता समझ नहीं पाती। कॉमन जनता बहुत सिंपल होती है, बहुत अच्छी होती है। वो ऐसा है, वो इतनी सिंपल होती है कि वो उसको जिस साइड भटकाओ वो उस साइड भटक जाती है। तो इसीलिए हमें कभी नहीं लगता है कि हम किन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि वो लड़के भी हमारे लिए, मतलब हमारे अगेंस्ट नारा नहीं लगा रहे, बल्कि ये समझ रहे हैं कि हम उनके लिए क्यों लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी सवाल इस पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, सैनिक 0 टेम्परेचर पर -डिग्री पर खड़ा हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, हर दिन सीमा को सुरक्षित रख रहा है, लेकिन देश के अंदर बैठे कुछ लोग सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, एयर स्ट्राइक के। कुछ लोग सेना पर गंभीर और घिनौने आरोप भी लगा देते हैं कि सेना वहाँ की कश्मीरी महिलाओं के साथ क्या कुछ कर रही है, सेना में धांधली हो रही है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे फिर? देखो, मैं इंस्टाग्राम में हूँ, तो मेरे कुछ 97,000 फॉलोअर्स हैं, और हमेशा मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत, क्योंकि जो मेरे को फॉलो करते हैं वो डिफेंस एस्पिरेंट्स है, बहुत डिसिप्लिन लोग हैं। फिर भी वहाँ 10 कमेंट ज़रूर होता है जो ख़राब होते हैं। आई डोंट केयर। ऐसे लोगों के लिए आई डोंट केयर, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो हमेशा से, देखिए क्वेश्चन करना अच्छी बात है, जानना ज़रूरी है, लेकिन
जानकारी देने के बाद भी लोगों को भड़काना या उस पर फेथ ना रखना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो निस्वार्थ से देश के लिए लड़ रही है उस पर भरोसा ना रखना, ऐसे लोगों को अगर मैं इंपॉर्टेंस देने लग गया, अगर मैं इनके लिए कुछ बोलने लग गया तो ये और करेंगे। इनके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। और देखिए, ये 1.4 बिलियन आबादी का देश है, कोई बहुत कुछ बोलेंगे। अब इतना टाइम थोड़ी है कि उनको दें हम। बिल्कुल। अब आते हैं क्लोजअप पर, और सवाल ये कि क्रिकेट भी आपने खेल ली, पैशन था, आर्मी में भी चले गए, 7 साल और 16 साल आर्मी में भी रह लिया, फिर आप नया सफ़र शुरू किया है एक्टिंग में, वहाँ पर भी हैं। अब ये बताइए, अगर एक युवा कुछ बनना चाहे, फोकस एक चीज़ पर करे कि लक्ष्य ये है, यही बनना है, या फिर रास्ते में जो आता जाए, जो मिलता जाए वो लेकर चले, और अपने लक्ष्य के लिए कैसे कोई आगे बढ़े? करेक्ट, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद से बताना चाहता था, बट आपने अच्छा हुआ पूछ लिया। देखिए, मैं कहूँगा कि युवा से मेरे को एक ही चीज़ कहना है कि आप हमेशा वो करिए जो आपको जो करने में मज़ा आता हो, क्योंकि जब आपको वो चीज़ करने में मज़ा आता है ना, तो आप उसके हर दुख दर्द पीड़ा, जो भी आप कहते हैं, जो कि मैं नहीं मानता दुख दर्द पीड़ा करके कुछ होता है, आप उससे गुजर जाते हैं और आप उसको बहुत इजीली लेते हैं, और इसीलिए आपको वो दुख दर्द और पीड़ा नहीं समझ में आती है, क्योंकि आप उसे इतना पसंद करते हैं ना, आप उसके लिए जी जान लगा देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको जो चीज़ पसंद है, और ये मेरा खास करके युवाओं से नहीं, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप उनको करने दीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद ही इसके लिए बना है, हमको समझ में आ रहा है। नहीं, किसी का जिस चीज़ में टैलेंट है, जिस चीज़ में इंक्लिनेशन है, जिसमें उसको मज़ा आए, वो उसको करने दीजिए। और मैं कहूँगा कि देखिए, देश सेवा से बढ़ के तो कुछ है नहीं। जो भी चीज़ करिए, ये माइंड में रख के करिए कि हम इस चीज़ में देश को कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप एक्टर भी बनते हैं तो आप सोचिए कि मैं ऐसा क्या मूवी बनाऊँ जिससे देश की युवा अच्छा मैसेज ले। अगर मैं क्रिकेटर बनूँ तो मैं कैसा स्पोर्ट्समैन बनूँ कि लोग सोचे कि देश के प्रति कैसे सेक्रीफाइस करके, आज देखिए, आज के डेट में क्रिकेटर्स जो है अपना फैमिली ड्यूटीज़ छोड़ के मैच खेल रहे हैं इंडिया के लिए, तो वो भी तो देश के लिए खेल रहे हैं ना। उनकी इंजरी हो रही है पर वो फिट हो रहे हैं क्योंकि उनको वापस आना है। तो वो चीज़ उनसे सीखिए। अगर आपको एक सैनिक से सीखना है तो आपको सीखना है कि अगर उसको बलिदान भी देना पड़े और उसके पीछे जो उसके घर वाले हैं बिना सोचे समझे, तो वो भी कैसे किया जा सकता है, वो उनसे सीखे। तो मैं कहूँगा कि आप जो भी प्रोफेशन चुने, अपने मर्जी से और अपने खुशी के हिसाब से चुने, पर हर प्रोफेशन में ढूंढिए ज़रूर कि मैं देश की कितनी मदद कर सकता हूँ और कितनी सेवा कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल या कभी भी ओवरऑल किस क्रिकेटर को एडमायर करते हैं? तो ये ना मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ हर बार, क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिसका कभी भी कोई फेवरेट नहीं होता। अगर मुझसे आप पूछते फेवरेट एक्टर कौन है, मैं नहीं बता पाता, फेवरेट क्रिकेटर कौन है, मैं नहीं बता पाता। तो मैं इसका बहुत सिंपल जवाब दे दूंगा। मैं हमेशा से सचिन तेंदुलकर का फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे बड़ा बैट्समैन आज के डेट में कोई पैदा नहीं हुआ है, ना ही होगा, क्योंकि द वे ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। और अगर आप मुझसे पूछे तो विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उतना डेडिकेटेड, उस लेवल का फिटनेस इस उम्र में मेंटेन करना और उतना लेवल का पैशन रखना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि इस तरीके का ईज़ ऑफ बैटिंग कि कैसे आदमी कूल रह के बैटिंग कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स MSD मतलब इतना ठंड, इतना शांत इंसान, लोग उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको बस एक ही चीज़ पता है कि मुझे ये करना है और मैं शांति से करूँगा। और शायद इसीलिए वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, क्योंकि जब पूरी दुनिया डाउट कर रही है या कुछ सोच रही है कि क्या मैच में होगा, ही इज़ ओनली फोकस्ड ऑन डूइंग हिज ड्यूटी। शायद इसीलिए आर्मी में भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उनकी सबसे खास बात है कि वो आर्मी में जो उनको मतलब पोस्ट मिला एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बावजूद भी उन्होंने पैरा जंप्स किए, वो फौज के साथ रहे। दैट्स हिज ब्यूटी। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे ये मिल गया है एंड दैट इज़ इनफ। उन्होंने फौज में सबके साथ रहे, वो जवानों के साथ ट्रेनिंग करी। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट पर्सन। और मुझे लगता है कि ये मेरे सारे फेवरेट क्रिकेटर्स है। अगर कोई छूट गया होगा तो उन सभी क्रिकेटर्स से फैंस बुरा मत मानना। नहीं, क्रिकेटर्स तो नहीं, फैंस बुरा मान जाते हैं ना कि हमारे वाले का नाम नहीं लिया। हाँ, मतलब लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल था, जब MSD बात कर रहे हैं, अलग उनको क्या बनाता है सबसे? कूलनेस, कामनेस, एंड
हिज एबिलिटी टू थिंक, जो कि हर एक फौजी में भी ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है, एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि ये तो मेरा प्लान है और ये काम करेगा, लेकिन वो काम नहीं किया, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये चीज आपको सिखाया नहीं जाता है, ये चीज इंस्टिंक्टिवली आता है कि अब मैं ट्राई करूं। ये उसी आर्मी की ट्रेनिंग का प्रोसेस है कि अगर आपने पूरा प्लान बनाया, मैं लड़ाई में, हाँ, विपन नहीं चला तो कैसे उसको यस, मैं लड़ाई में ऐसे लड़ूंगा, मुझे इस पहाड़ में ऐसे जाना है और मुझे वो कैप्चर करना है। आप जाने जा रहे हो, आपको समझ में आया कि इस पहाड़ में तो ऐसे चढ़ ही नहीं सकते, अब क्या करूंगा। अब वो लीडर वहां पे खड़ा खड़ा बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे, दूसरा प्लान जो रेडी था वो ट्राई किया, नहीं हुआ, तीसरा प्लान था, नहीं हुआ, अब वो अपना दिमाग लगाएगा कि क्या कर सकता हूँ कि मुझे वो पिक कैप्चर हो जाए। थला फॉर अ रीजन, तो दैट इज थला फॉर अ रीजन। नहीं, ये सब मुझसे मत भूलवाओ। मेरे को ऐसे पॉलिटिकली वो मत कर दो, मैं हमेशा से पॉलिटिकल रहा हूँ। तो मुझे चारों क्रिकेटर, पांचों क्रिकेटर जितने भी है, अब दादा का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो जो एग्रेशन इंडियन टीम में है कमाल दादा लाए थे। तो मतलब हर क्रिकेटर का, मतलब आप राहुल द्रविड़ ले लो, वीवीएस लक्ष्मण ले लो, मतलब वो आप अगर निकालते जाएंगे ना तो ये लगेगा कि इसको कैसे छोड़ दें। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना। कैसे अजीत अगर को छोड़ देंगे, आप कैसे हरभजन सिंह को छोड़ देंगे, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। आप अनिल कुंबले सर को नहीं छोड़ सकते, आप कपिल देव सर को नहीं छोड़ सकते, जिस टाइम में कुछ नहीं था उन्होंने वर्ल्ड कप लाके दिया। तो आई एम फैन ऑफ एवरी क्रिकेटर, एवरी पर्सन हु हैज डेडिकेटेड देमसेल्फ टू द कंट्री, टू गेट लॉरेल्स टू द कंट्री। कैसा काम करना है, स्क्रिप्ट कैसी चाहिए, कहानियां कौन सी चाहिए अभी? मुझे स्क्रिप्ट, मैं बिल्कुल फौजी कैरेक्टर्स, फौजी एक ऑफिसर मतलब, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ फौजी ऑफिसर मैं बहुत ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो कभी फिल्म इंडस्ट्री ने देखा भी नहीं होगा, वो चीज़ें दिखा सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। तो वैसी स्क्रिप्ट मैं करना चाहूँगा। एंड अदर देन दैट ऑल्सो मैं नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से बचपन से एक शौक रहा है कि मैं कोई ऐसा नेगेटिव किरदार करूँ जिसमें कि मेरे क्योंकि वो ना एक ऐसा साइड है जो मैं बचपन से बहुत सिंपल और ऑनेस्ट इंसान रहा हूँ, तो नेगेटिव किरदार बनने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है और करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं करना चाहूँगा, नेगेटिव किरदार भी करना चाहूँगा। बाकी तो देखो, अभी वही बोल सकते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट वो चाहिए जिनके पास स्क्रिप्ट भरी पड़ी हो। मेरे पास तो है नहीं, तो मुझे अभी तो कुछ भी स्क्रिप्ट देंगे मैं अच्छा ही करूँगा। बिल्कुल। चलिए, अब आपने कहा फेवरेट एक्टर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जाते जाते बता दीजिए फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? देखिए, मेरा जो है फेवरेट एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस तो पहली बात तो हम लोग इंडस्ट्री में आजकल फेवरेट एक्ट्रेस नहीं बोलते हैं, हम लोग फीमेल एक्टर बोलते हैं, फीमेल एक्टर बोलते हैं। तो मेरा फेवरेट फीमेल एक्टर भी कोई है नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत सारों की एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। घर जाना इसलिए नहीं बोल रहे? नहीं, घर जाना है नहीं, इसके बाद मुझे भी तो देखिए, ज़िंदगी में मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मैं बहुत मुश्किल से मुझे एक पार्टनर मिला है, प्लीज़ वो रहने दीजिए। तो मेरा कोई फेवरेट फीमेल एक्टर, हाँ, उनके परफॉर्मेंस वाइज मुझे बहुत कोई पसंद है, बट अदरवाइज लुक वाइज तो एक ही है मेरी खुद की पार्टनर, दैट्स इट। और भाई मुझे किसी का लुक्स कभी कोई पसंद नहीं। चलिए, बहुत बहुत भविष्य के लिए मेजर रुद्राशीष शुभकामनाएं। थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि आने वाला वक्त बॉलीवुड में एक शानदार और ज़बरदस्त हो आपका। थैंक यू। और फिर बातचीत ऐसे लगातार होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज इतना लंबा वक्त दिया और बहुत बातचीत की हमारे साथ आपने। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ मेजर रुद्राशीष, जो कि अब बॉलीवुड में कदम रख चुके हैं और बातचीत उनसे लंबी हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेजर की पोस्ट पर काम किया, आर्मी के लिए किया, क्रिकेट का पैशन, और इसके अलावा अब बॉलीवुड में कैसे काम कर रहे हैं, युवाओं को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी और तमाम मुद्दों को लेकर बेबाकी से बातचीत उन्होंने की है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बने रहना है हमारे साथ। नमस्कार।